छोटू गौर से सूरी की तरफ देख रहा था, जिसके चेहरे पर नाराजगी दिख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर यारीम का नाम सुनकर सूरी इस तरह नाराज क्यों हो गई। तभी सुखोव ने हंसते हुए छोटू को बताया, वो क्या है कि यारीम पहले भी सूरी को परेशान कर चुका है, इसलिए सूरी उसके नाम से भी चिढ़ जाती है। वैसे सिर्फ यही नहीं, चिढ़ तो मुझे भी उस लड़के से काफी मचती है। खैर, जो लड़की बीच वाले साम्राज्य में खड़ी है वो है जैस्मीन। उसे कमजोर समझने की गलती हरगिज मत करना। उसके पीछे एक महान साम्राज्य है और उसका जंग के मैदान में काफी ऊंचा ओहदा है, इसलिए जो लोग उसे गलत नजरों से देखने की गलती करते हैं, आखिर में उन्हें अपने किए पर बहुत अफसोस होता है। रही बात सबसे दाहिने तरफ खड़े लोगों की, तो वो किसी एक साम्राज्य से नहीं है, बल्कि अलग अलग साम्राज्यों के गठबंधन से तैयार हुआ एक दल है। वैसे तो उनके साम्राज्य ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन हर योद्धा अपने में बेहद ताकतवर है, खास तौर पर वो जो काले कपड़े पहनकर खड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले एक प्राचीन दल की अमानत उसने हासिल की थी, और तो और उसकी शक्तियां तीसरे पड़ाव के निर्माण जितनी हैं, जो कुछ ही वक्त में चौथे पड़ाव पर पहुंच सकता है। इससे पहले जिन ताकतवर साम्राज्यों ने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत की थी, ऐसे साम्राज्यों को उसने अकेले ही खत्म कर दिया था। छोटू ने गौर से उस काले कपड़ों वाले लड़के को देखा जो हाथ पीछे करके खड़ा था। अब जाकर छोटू को समझ आया कि गजरत शहर में किस कदर ताकतवर लोग इकट्ठा थे। तभी सुखोव ने कुछ सोचते हुए कहा, अब जो कि ये लोग भी यहाँ हैं, इसका मतलब ये भी नई निर्वाण सील हासिल करना चाहते होंगे। पता नहीं इस बार इनकी ताकत कितनी बढ़ गई होगी। ये सवाल छोटू के जहन में भी घूम रहा था कि आखिर वो तीनों थे कितने ताकतवर। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे और बहुत से लोग निर्वाण इमारत में आते गए। इस दौरान कुछ लोगों ने इम्तिहान दिया था, जिसमें से ज्यादातर लोग आदम निर्वाण सील हासिल कर पाए थे। कुछ देर बाद छोटू ने महसूस किया कि जो लोग निर्वाण सील हासिल कर रहे थे, वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे पड़ाव के निर्वाण थे। तभी उसे बगल में खड़े सुखोव की आवाज सुनाई पड़ी, दूसरे पड़ाव के निर्वाण आदम निर्वाण सील हासिल कर पाएंगे। आमतौर पर अगर कोई तीसरे पड़ाव का निर्वाण बन जाए, तब भी वो बहुत मुश्किल से जमीन निर्वाण सील हासिल कर पाता है। जब मैंने पहली बार ये इम्तिहान दिया था, तब मैं दूसरे पड़ाव का निर्वाण था, इसलिए मुझे आदम निर्वाण सील ही मिल सकी। लेकिन अब मुझे लगता है कि इम्तिहान देने पर मैं जमीन निर्वाण सील तो हासिल कर ही लूंगा। वो अलग बात है कि जमीन निर्वाण सील हासिल करने के बाद भी मेरी रैंकिंग सबसे नीचे ही रहेगी। ये सुनकर छोटू मुस्कुराने लगा और उसने अपनी नजर उस बड़ी सुनहरी चीज की तरफ की। वो देख रहा था कि जब भी कोई इम्तिहान में पास हो जाता, तो उनके नाम उस निर्वाण इमारत में दिखाई देने लगते, लेकिन ज्यादातर लोगों के नाम सबसे नीचे दिखाई दे रहे थे। इससे छोटू को कुछ समझ आने लगा। इसका मतलब जो योद्धा जितना ताकतवर होगा, उसका नाम उतना ही ऊपर होगा। इस बात को समझते ही छोटू ने तुरंत अपनी नजरें ऊपर की तरफ की। इमारत के बीच में उसे दो पहचाने हुए नाम नजर आए। ये दोनों नाम थे गनर साम्राज्य के दोनों सेनापतियों के, यानी अग्नीर और पर्वताक्ष। जिस दौरान छोटू उस इमारत को देख रहा था, उतने में अचानक उस जगह पर एक हंगामा मच गया। तभी छोटू को दिखा कि चांद लकड़ी साम्राज्य का यारीम गुरूर के साथ चलकर आगे आने लगा और सीधे जाकर निर्वाण इमारत के सामने खड़ा हो गया। यारीम के वहां आते ही उस जगह पर मौजूद ज्यादातर लोगों की नजर उस पर हो गई। आखिर वो सबसे काबिल योद्धाओं में जो गिना जाता था, यहाँ तक कि सफेद कपड़ों वाली लड़की जो अभी तक सब कुछ नजरअंदाज कर रही थी, गौर से उस सुनहरी चीज की तरफ देखने लगी। फिर सभी की नजरों के सामने यारीम ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे उस बर्फ जैसी सुनहरी चीज पर रख दिया। एक पल के लिए तो उसका शरीर वहीं जम गया, जिसके बाद एक बेहद ताकतवर शक्ति उसके शरीर से निकलकर उस सुनहरी चीज में जाने लगी। जब सभी लोगों ने यारीम के शरीर से निकलती शक्तियों को देखा, तो उनके चेहरों पर हैरानी नजर आने लगी। और तो और जैसे जैसे उसके शरीर से निकलती शक्तियां सुनहरी चीज में जाती गईं, वैसे वैसे उसकी सुनहरी चमक और ज्यादा बढ़ती गई। कुछ ही पलों में वो शक्तियां आदम लेवल पार करके ऊपर बढ़ती गईं और सीधे जमीन लेवल पर पहुंच गईं। लेकिन वो वहां भी नहीं रुकी और ऊपर बढ़ती गईं। फिर एक पल बाद सभी के सामने वो शक्ति आखिरकार रुक गई। छोटू ने जब उस सुनहरी चमक को देखा, तो उसे इमारत पर यारीम का नाम सुनहरे लफ्जों में दिखाई देने लगा। गौर करने वाली बात थी कि यारीम के नाम के ऊपर सिर्फ 8 और नाम मौजूद थे। इसका मतलब साफ था कि जमीन निर्माण लेवल पर यारीम 9वां सबसे ताकतवर योद्धा था। वहीं यारीम के नतीजे के बाद एक बार फिर हर तरफ हंगामा मच गया। जाहिर सी बात थी कि वो रैंक काफी ऊपर था। जिस दौरान सभी लोग यारीम के नतीजे से हैरान थे, उतने में एक बेहद खूबसूरत लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो इस वक्त सुनहरी चीज की तरफ बढ़ रही थी और उसे रास्ते में यारीम दिखाई दिया। यारीम ने उस लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या लगता है जैस्मीन, क्या तुम मुझसे आगे जा पाओगी? इस पर उस लड़की ने एक नजर यारीम की तरफ देखा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप आगे बढ़ती रही और सीधे सुनहरी चीज के सामने जाकर अपना हाथ उस पर रखने लगी। यारीम ने जब देखा कि जैस्मीन ने उसे सबके सामने नजरअंदाज कर दिया, तो उसके चेहरे पर चिढ़ और नाराजगी दिखाई देने लगी। भले ही वो काफी नाराज था,
लेकिन वो ये भी जानता था कि वो जैस्मीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हर किसी की नजर जैस्मीन पर गड़ी थी और उसके शरीर से सुनहरी चमक निकलते हुए सीधे उस इमारत पर चली गई। कुछ पलों में उसने भी जमीन लेवल पर पहुंचकर आगे बढ़ना शुरू किया। देखते देखते वो सभी से ऊपर जाती गई, बल्कि यारीम के चेहरे की नाराजगी तब बढ़ गई जब उसने देखा कि जैस्मीन का नाम उससे भी एक रैंक ऊपर हो गया। जैस्मीन के नतीजे से भी हर जगह हंगामा हो गया। जमीन निर्वाण लेवल पर 8वीं सबसे ताकतवर, जैस्मीन तो यारीम से भी आगे निकल गई। वहीं उसके नतीजे देखकर छोटू मुस्कुराने लगा। निर्वाण इमारत को लेकर उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। फिर उसने अपनी नजर काले कपड़ों वाले लड़के की तरफ की जिसके हाथ पीछे थे। वो लड़का शुरू से खामोश था और यारीम और जैस्मीन के नतीजे से ज्यादा हैरान नहीं था, बल्कि उस लड़के के चेहरे पर तो एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर छोटू ने खुद से कहा, ये योद्धा तो कुछ अलग लग रहा है। पता नहीं इसका नतीजा जमीन लेवल पर कितना ऊपर होगा। छोटू खुद से बात कर ही रहा था कि तभी काले कपड़ों वाले योद्धा ने आगे आना शुरू किया। फिर सभी की बेचैन नजरों के सामने उसने अपना हाथ ऊपर करते हुए सुनहरी इमारत पर रख दिया। उस काले कपड़ों वाले लड़के का ओहदा गजरत शहर में काफी ऊंचा था, इसलिए हर किसी की नजर इमारत पर ही टिकी थी, क्योंकि सभी लोग उस लड़के का नतीजा जानना चाहते थे। जैस्मीन ने भी गौर से इमारत की तरफ देखा। वैसे तो उसने उस काले कपड़ों वाले लड़के के बारे में सुना था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आखिर वो लड़का कितना ताकतवर था। वहीं यारीम के चेहरे पर हल्की घबराहट दिख रही थी, जैसे उसे उस काले कपड़ों वाले के शरीर से बड़ी खतरनाक शक्तियां महसूस हो रही थीं। ऐसा एहसास उसे सिर्फ उन लोगों से महसूस होता था जो जमीन लेवल के 5 सबसे ताकतवर योद्धा थे। इतने में उस काले कपड़ों वाले लड़के के शरीर से सुनहरी शक्तियां निकलकर सीधे उस इमारत में जाने लगी। इस बार इमारत की सुनहरी चमक यारीम और जैस्मीन की चमक से भी ज्यादा थी और उसकी शक्तियां तेज रफ्तार में ऊपर जाती गईं और पल भर में ही वो सीधे जमीन लेवल पर चली गई। बहुत से लोगों को पार करते हुए वो 10 सबसे ताकतवर में पहुंच गया और कुछ पलों में वो आगे बढ़ते हुए यारीम और जैस्मीन से भी आगे जाता गया। वहीं उसके नतीजे से चारों तरफ शोर मचने लगा। ये तो 7वें रैंक पर पहुंच गया है, लेकिन फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये लड़का इतना ज्यादा ताकतवर है। यारीम और जैस्मीन से आगे बढ़ने के बाद उस सुनहरी चमक की आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई और वो बहुत धीरे धीरे नामों के पार जाती गई। जब वो सुनहरी चमक रुकने लगी तो उसे देखकर चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया था। जाहिर सी बात थी कि काले कपड़ों वाले के नतीजे ने सभी को हैरत में डाल दिया था। आखिर में जब वो चमक रुकी तो लोगों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। 5वां? टांगरा जमीन लेवल पर 5वां सबसे ताकतवर योद्धा है। उस लड़के के नतीजे से हर कोई दंग रह गया था। इस दौरान यारीम के चेहरे पर तो नाराजगी थी, क्योंकि वो उस योद्धा के नतीजे से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जाहिर सी बात थी कि उसका नतीजा अच्छा था, लेकिन काले कपड़ों वाले ने आकर सभी की वाहवाही छीन ली थी। जैस्मीन की आंखों में भी हैरानी थी, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उस लड़के का नतीजा इतना खास होगा। इस कदर ताकत तो बेहद ताकतवर महान साम्राज्यों के कुछ योद्धाओं की होती थी। इतने में छोटू ने भी हल्की सी हैरानी के साथ कहा, अच्छा तो इसका नाम टांगरा है। वैसे ये है तो बहुत ताकतवर। तभी उसके बगल में खड़े सुखोव ने आ भरते हुए कहा, यह नतीजा वाकई बहुत अच्छा है ध्रुव। टांगरा 5वें रैंक तक पहुंचने में कामयाब हो गया है। उसके आगे जो 4 लोग हैं वो अव्वल दर्जे के महान साम्राज्यों के काबिल योद्धा हैं, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। यकीन नहीं होता कि टांगरा उनके इतने करीब पहुंच गया। ये काबिलियत तो वाकई खतरनाक है। इस दौरान छोटू मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे भी ये जानने में बहुत दिलचस्पी हो गई थी कि आखिर उसकी शक्तियां कहां तक पहुंचेंगी। दूसरी तरफ जब टांगरा ने अपना नतीजा देखा तो उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखी। इससे समझ आ गया था कि वो अपने नतीजे से नाखुश था, लेकिन साथ ही वो ये भी समझ रहा था कि जहां तक वो पहुंचा था वहां तक पहुंचना अव्वल दर्जे के महान साम्राज्यों के योद्धाओं के अलावा किसी के बस में नहीं था। इसलिए वो चुपचाप पलट कर वापस अपनी जगह पर आ गया। मगर टांगरा के वापस आने के बाद भी उस जगह पर हंगामा मचा रहा। इतने में सुखोव ने पलट कर छोटू और उसके साथियों से कहा, मेरे ख्याल से अब हमें भी चलकर इम्तिहान देना चाहिए। ये सुनकर छोटू मुस्कुराने लगा, जिसके बाद वो सभी धीरे धीरे चलकर निर्वाण इमारत के पास पहुंचे। जाहिर सी बात थी कि उन लोगों के वहां जाने पर आसपास मौजूद लोग आपस में बात करते रहे और किसी का भी ध्यान उस सुनहरी चीज पर नहीं गया। छोटू और उसके साथी अनजान थे, इसलिए कोई भी उनके नतीजों पर ध्यान नहीं देना चाहता था। हर किसी ने सोचा कि वो बस कोई मामूली से योद्धा थे। सबसे आगे खड़े सुखोव ने इमारत पर हाथ रखा। उसके तीसरे पड़ाव के निर्वाण की शक्तियां तेजी से ऊपर जाने लगी और वो जमीन लेवल पर पहुंचने में कामयाब हुआ। ये देखकर उसने चैन की सांस ली, क्योंकि भले ही वो यारीम और जैस्मीन से काफी दूर था, लेकिन कम से कम वो जमीन लेवल पर तो पहुंच गया था। सुखोव ने जब अपने नतीजे को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। वहीं उसके बगल में खड़ी सूरी के चेहरे पर भी ढेर सारी खुशी थी, जिसके साथ उसने कहा, आपका नतीजा तो बहुत अच्छा है भैया।
लेकिन उसने इतना कहा ही था कि थोड़ी दूर से एक लड़के की आवाज सुनाई पड़ी। अगर तुम्हारे भाई का नतीजा बहुत अच्छा है फिर तो मेरा नतीजा देखकर तो तुम्हें मुझे गले लगा लेना चाहिए सूरी। सभी ने देखा कि यह आवाज थी यारीम की, जो चलते हुए सूरी के पास आ रहा था। वहीं यारीम की बात से सूरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया कि तभी सुखोव ने उसे समझाते हुए कहा, यारीम, मेरे ख्याल से तुम्हें इस जगह की तहजीब नहीं खोनी चाहिए। हद पार करना नुकसानदायक होता है। उसकी बात पर यारीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नुकसान की बात आप तो मत ही कीजिए बड़े भैया। मैंने सुना है कि वायु बादल साम्राज्य तुम लोगों के पीछे पड़ा है तुम्हारा शिकार करने के लिए। ऐसे में तुम लोग यहाँ क्यों आ गए हो? अगर उन्हें पता चला तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग यहाँ मेरी मदद मांगने के लिए आए हो? समझदारी का काम किया तुमने तो। सूरी और मेरी जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई थी। मेरी बीवी बनकर वो अपनी जिंदगी का सबसे समझदारी भरा फैसला लेगी। क्यों सूरी, मैंने ठीक कहा ना? इतना कहकर यारीम अपना कदम आगे बढ़ाकर सूरी के पास आने ही वाला था कि अचानक एक परछाई सीधे यारीम के सामने आ गई। उस परछाई ने यारीम की गर्दन पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया, जिसे महसूस कर यारीम दंग रह गया। लेकिन वो भी कमजोर नहीं था, इसलिए उसने अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल कर खुद को उस हमले से बचाया। ऐसा करते ही उसने अपनी नजर निंजा की तरफ की, जिसके हाथों में काले रंग की लकड़ी रखी थी। निंजा उस लकड़ी से यारीम की तरफ इशारा कर रहा था। वहीं जब चांद लकड़ी साम्राज्य वालों ने देखा कि किस तरह यारीम को बचना पड़ा तो उनके चेहरों का रंग पूरी तरह से बदल गया। फिर वो अपने शरीर से शक्तियां निकालते हुए छोटू और उसके साथियों को खूंखार अंदाज में देखने लगे। ये नजारा देखकर सूरी एक कदम पीछे हट गई और छोटू के ठीक बगल में आ गई। इतने में छोटू ने यारीम की तरफ देखकर कहा, एक पुरानी कहावत है, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम गरजने वाले बादल हो, बरसने वाले नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम वायु बादल साम्राज्य से ये दुश्मनी सुलझा सकते हो, या फिर तुम सिर्फ बक बक करने में यकीन करते हो? उसकी बात पर यारीम के चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी। भले ही वो बहुत ताकतवर था, लेकिन वो कोई बेवकूफ नहीं था। वायु बादल साम्राज्य एक महान साम्राज्य था और यारीम अपनी मौजूदा शक्तियों के हिसाब से उन लोगों से अकेले तो बिल्कुल नहीं लड़ पाता। उसने जो बात कही थी वो तो बस सूरी की हालत का फायदा उठाने की एक कोशिश थी। तभी यारीम ने अपनी परेशानी काबू कर छोटू की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम बरसने वाले बादल हो? क्या बात है सूरी, आखिरकार तुमने कुछ लोग ढूंढ ही लिए जो तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन ये लोग देखने से ही इतने मामूली लगते हैं कि क्या ही तुम्हें बचाएंगे। पहले ये लोग खुद को तो बचा ले। जब सूरी ने देखा कि यारीम किस तरह छोटू और उसके साथियों की बेइज्जती कर रहा था तो वो गुस्से से लाल हो गई। वो गुस्से में यारीम को जवाब देने ही वाली थी कि तभी छोटू के पास खड़े ध्रुव शौर्य ने बड़े ही शांत अंदाज में सवाल किया, ये लड़का बहुत बकबक करता है, इसे उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दें क्या? इस वक्त उस इमारत पर बहुत से लोग मौजूद थे जिनका ध्यान यारीम और छोटू की तरफ हो गया था। यहाँ तक कि जैस्मिन और टांगरा की नजर भी उस जगह पर ही थी। जब ध्रुव शौर्य ने यारीम को फेंकने की बात की तो सभी के चेहरों का रंग बदलने लगा। उनकी आंखों में अजीब सी हैरानी थी, जिसके साथ वो ध्रुव शौर्य को देखते जा रहे थे। चाहे यारीम कितना भी गुरूर वाला क्यों ना था, वो जमीन निर्माण लेवल के 10 सबसे ताकतवर योद्धाओं में आता था। ऐसे में इतनी आसानी से उसे उठाकर बाहर फेंकना तकरीबन नामुमकिन था। सभी लोग गौर से ध्रुव शौर्य को देखते जा रहे थे और उसके शरीर की शक्तियों को परखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस कि कोई भी उसकी शक्तियों का पता नहीं लगा पाया। वहीं उसकी बातों ने तो यारीम को बेहद नाराज कर दिया और वो गुस्से में आग बबूला होते हुए चिल्लाया, मुझे फेंकेगा? तेरी हैसियत क्या है मुझसे इस तरह बात करने की? पूरे गजरत शहर में ऐसे गिने चुने लोग ही हैं जो ऐसा कुछ कहने की हिम्मत कर सकते हैं, और तुम लोग उसमें नहीं आते हो। सुखोव, अगली बार ऐसे बेवकूफों की मदद मत मांगना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगे। क्या यारीम और चांद लकड़ी साम्राज्य से भिड़ना पड़ जाएगा छोटू और उसके साथियों पर भारी? जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रेवांश के साथ सुपर योद्धा। यारीम की बात पर ध्रुव शौर्य ने अपनी मुट्ठी कसनी शुरू की और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। जब उसके पास खड़े सुखोव ने उसकी ये हंसी देखी तो एक पल के लिए उसकी धड़कनें थम गई। उसने खुद देखा था कि ध्रुव ने किस तरह वायु बादल साम्राज्य के यांका को खत्म किया था। इस वजह से वो काफी घबरा रहा था। तभी छोटू ने ध्रुव की तरफ देखकर उसे समझाते हुए कहा, भैया, मेरे ख्याल से हमें पहले जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, फिर बाकी की चीजों पर। इतना कहकर छोटू सीधे निर्वाण इमारत की तरफ मुड़ा और उसने अपना हाथ आगे करते हुए उस बर्फ जैसी ठंडी चीज को छुआ। इस दौरान यारीम, जैस्मिन और टांगरा तक की नजरें इमारत की तरफ हुई। वो देखना चाहते थे कि आखिर वो लड़का जिसके साथ ही यारीम जैसे ताकतवर योद्धा को चुनौती दे रहे थे, आखिर था कितना ताकतवर। छोटू के नतीजे से साफ हो जाता कि उसके और उसके साथियों में सच में ताकत थी या वो लोग सिर्फ ताकतवर बनने का नाटक कर रहे थे। यारीम के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। वो इंतजार कर रहा था और अपना मन बना चुका था।
जैसे ही छोटू और उसके साथियों के नतीजे बाहर आते, वो खुद इन तीनों पर हमला करता और अपनी ताकत सभी को दिखा देता। आखिर इन तीनों ने जिस तरह यारीम से बर्ताव किया था, उससे उसके गुरूर को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी, जो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अनगिनत नजरों के सामने छोटू का हाथ उस इमारत पर आया और वो महसूस करने लगा कि उसके शरीर से शक्तियां निकलकर उस इमारत में जाने लगी थी। ये कुछ ऐसा था जैसे वो इमारत छोटू के शरीर के हर हिस्से में छुपी शक्ति को अच्छी तरह से देख रही थी। वहीं छोटू के शरीर में बसी शक्तियां और अंदरूनी शक्तियां उस इमारत में जाती गईं और ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। बल्कि वो इमारत इतनी ज्यादा खास थी कि उसने तिलिस्मी पत्थर और विनाशक प्राचीन निशान तक की शक्तियों तक को महसूस कर लिया। इस बात से छोटू काफी हैरान हुआ, लेकिन तभी उसने विनाशक प्राचीन निशान और तिलिस्मी पत्थर की शक्तियों से उस इमारत की शक्तियों को आगे मोड़ दिया, ताकि वो पत्थर और निशान की शक्तियों का पता न लगा सके। छोटू के हाथ से सुनहरी शक्ति निकलती गई, जिसके बाद एक ऐसी सुनहरी चमक उस इमारत में दिखने लगी जैसे वो इमारत कोई जलता सूरज थी। इतनी घनी चौंधियाने वाली रोशनी देखते ही सभी के चेहरों का रंग बदल गया। छोटू के हाथों से वो सुनहरी शक्ति निकलती रही, जिसके बाद वो सभी की नजरों के सामने उस इमारत पर ऊपर चढ़ने लगी। फिर बिजली की रफ्तार में वो सुनहरी शक्ति जमीन लेवल तक पहुंच गई और चुटकियों में 10 सबसे ताकतवर लोगों में पहुंच गई। ये देखते ही यारीम के चेहरे का रंग बदल गया और वो देखने लगा कि कैसे छोटू उससे आगे निकल गया था। उसने जैस्मीन और टांगरा के बारे में तो सुना था, लेकिन उसे कभी नहीं लगा था कि यूं ही कोई ऐरा गहरा आकर उससे आगे निकल जाएगा। इस वक्त यारीम को लगने लगा कि शायद निर्वाण इमारत में ही कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन जिस वक्त यारीम के दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे थे, उस वक्त छोटू की सुनहरी शक्ति ने रुकने का नाम ही नहीं लिया और वो आगे बढ़ती गई। ऊपर चढ़ते हुए वो कुछ ही पलों में जैस्मीन के नाम से भी ऊपर चली गई। इस वक्त जैस्मीन को जैसे एक तेज झटका लगा था, जिसके साथ वो गौर से छोटू को ही देखती रही। वहीं उससे थोड़ी दूरी पर खड़े टांगरा के शांत चेहरे पर भी हल्की सी हैरानी नजर आने लगी। कुछ पलों में उसकी हैरानी एक अजीब सी फिक्र में बदल गई, क्योंकि जैस्मीन को पार करने के बाद भी छोटू की सुनहरी शक्ति आगे बढ़ती जा रही थी। छोटू की शक्तियों की रफ्तार को देखकर पूरे इलाके में हंगामा मच गया और लोग शोर मचाने लगे। इस दौरान सुखोव के पास खड़ी सूरी की आंखों में हैरानी और खुशी थी, जिसके साथ उसने धीमी आवाज में कहा, ध्रुव भाई इतने ज्यादा ताकतवर है। इस दौरान सुखोव के चेहरे पर भी खुशी साफ नजर आ रही थी। उसे यकीन था कि छोटू का नतीजा अच्छा होगा, लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो नतीजा इतना अच्छा होगा। पर पास ही खड़ा ध्रुव शौर्य तो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे छोटू की असली काबिलियत अच्छी तरह पता थी। वो जानता था कि अगर टांगरा 5वां सबसे ताकतवर योद्धा बन सकता था, तो छोटू जरूर उससे ऊपर ही होता। देखते ही देखते छोटू 6वें रैंक पर पहुंच गया और लोग देखते रहे कि इसके बावजूद वो सुनहरी शक्ति रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस पल चारों तरफ हंगामा मच गया। इस लड़के की शक्तियां टांगरा से भी ऊपर जाने वाली हैं। लोग देखते रहे कि कैसे छोटू टांगरा के नाम को नीचे करते हुए उससे ऊपर चला गया। ये देखकर टांगरा के बगल में खड़े एक आदमी ने चेहरे पर परेशानी के साथ कहा, टांगरा भाई, ये लड़का कहीं से भी मामूली योद्धा तो नहीं लग रहा है। हम तो ये भी नहीं जानते कि आखिर ये है कौन और कहां से आया है। इस पर टांगरा ने अपना सिर हिलाया और चेहरे पर हल्की परेशानी के साथ कहा, इस प्राचीन जंग के मैदान में बहुत से छुपे रुस्तम हैं, इसलिए मुझे इस लड़के के इस तरह अचानक आ जाने से बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हो रही है। मगर ये लड़का दिलचस्प तो जरूर है। मैं ये जानने को बहुत बेताब हूं कि आखिर इस लड़के का रैंक क्या होगा, क्योंकि अब जो 4 लोग उससे ऊपर हैं वो महान साम्राज्यों के खतरनाक योद्धा हैं, जो चौथे पड़ाव के निर्वाणों से तक टकरा जाते हैं। इस वक्त सभी की नजरें सुनहरी चीज पर टिकी थीं और हर कोई देखने लगा कि चौथे रैंक के पास आकर छोटू की सुनहरी शक्ति की चमक कमजोर पड़ने लगी। इस वजह से आसपास होता शोर एक अजीब सी खामोशी में बदल गया और लोग देखने लगे कि कैसे छोटू चौथे रैंक की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये कुछ ऐसा था जिससे लोगों की सांसें तक थम गई थीं। तभी अचानक उस जगह पर मौजूद किसी आदमी ने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, इस लड़के ने चौथा रैंक हासिल कर लिया। मगर ये क्या, इसकी शक्ति तो अभी भी नहीं रुकी। चौथा रैंक हासिल करने के बाद भी छोटू की शक्तियां रुकी नहीं, जिससे बहुत से लोगों के तो होश ही उड़ गए। इस दौरान सुनहरी शक्ति ऊपर चढ़ती गई। भले ही पहले के मुकाबले उसकी रफ्तार और चमक काफी धीमी हो गई थी। आखिर में वो शक्ति आगे बढ़ते हुए तीसरा रैंक भी पार कर गई और लोगों के पैरों तले जमीन तो तब खिसक गई जब छोटू की शक्ति दूसरे रैंक पर पहुंच गई। इस दौरान कोई भी कुछ कहने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था। हर किसी के मुंह खुले के खुले रह गए थे और उनकी आंखें फटकर बाहर आ गई थीं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक अनजान लड़का ताकत के इस मुकाम तक पहुंच सकता था। ऊपर के 4 रैंक्स अव्वल दर्जे के महान साम्राज्यों के योद्धाओं के थे। ये योद्धा गजरत शहर में नामी गिरामी थे, लेकिन उसमें से 3 लोगों को भी छोटू ने पीछे कर दिया था। सभी जानते थे कि जैसे ये बात गजरत शहर में फैलती तो उस शहर में कितना बड़ा हंगामा मचने वाला था। पर अभी तक छोटू की शक्ति रुकी नहीं थी, इसलिए हर कोई उस सुनहरी शक्ति की तरफ देखता गया, क्योंकि एक और रैंक आगे बढ़ने का मतलब था कि छोटू जमीन निर्माण लेवल का सबसे ताकतवर योद्धा बन जाता।
इस बात से तो हर कोई पागल ही हो जाता। जिस दौरान लोग हैरानी में छोटू को देखते जा रहे थे, उस वक्त जैस्मीन और टांगरा ने भी अपनी अपनी मुट्ठी कस दी थी। वो जानते थे कि अगर छोटू एक और रैंक आगे बढ़ता तो पूरे शहर में कैसी उथल पुथल मच सकती थी। तभी लोगों की नजरों के सामने वो सुनहरी शक्ति अचानक बुझने लगी, और जैसा कि लोगों को लगा था उस हिसाब से वो शक्ति आगे नहीं बढ़ी। फिर एक झटके में वो शक्ति रुक गई और इमारत में दूसरे रैंक पर सुनहरे अक्षरों में एक नाम नजर आया, ध्रुव रायजादा। उस नाम के आते ही उस जगह पर ऐसे कुछ लोग थे जो चैन की सांस लेने लगे। उन्हें तो लगा था कि शायद वो आज कोई अनहोनी देखने वाले थे, पर किस्मत से छोटू और आगे नहीं बढ़ा। इस दौरान ध्रुव शौर्य के चेहरे पर हल्की परेशानी थी, जिसके साथ उसने छोटू की तरफ देखा जो चैन की सांस ले रहा था। उसे देखकर ध्रुव शौर्य ने मनी मन कहा, जमीन लेवल का दूसरा रैंक, छोटू की काबिलियत तो इससे बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर अपनी शक्तियां दबा दी हैं ताकि उसके हुक्म के सही सलामत रहे। लड़का समझदार तो है। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़े यारीम के चेहरे पर तो एक अजीब सी हैरानी थी। अगर छोटू 5वें या 6वें रैंक तक पहुंचता तो उसे ज्यादा फिक्र नहीं होती, लेकिन छोटू दूसरे रैंक पर पहुंच गया था, जो यारीम कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। यारीम कोई बेवकूफ नहीं था, इसलिए अच्छी तरह जानता था कि उस रैंक का मतलब क्या था, और इसलिए उसे पता चल गया था कि छोटू कोई ऐरा गहरा योद्धा नहीं बल्कि बहुत पहुंची हुई चीज था। फिर सभी की नजरों के सामने छोटू ने मुस्कुराकर अपने साथियों से कहा, ध्रुव भैया, निंजा, आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं। उसकी बात पर ध्रुव ने एक नजर छोटू की तरफ देखा, जिसके बाद वो उसकी बात के लिए राजी हुआ। उसे पता था कि अगर तीनों को गजरत शहर में अपना रुतबा कायम करना था तो सभी को अपनी थोड़ी ताकत तो बतानी ही थी, और बिना कोई मुकाबला किए लोगों को अपनी ताकत बताने का ये बहुत अच्छा मौका था। तभी ध्रुव शौर्य धीरे धीरे चलकर उस बर्फ जैसी ठंडी निर्वाण इमारत के पास गया। फिर उसने अपना हाथ उस इमारत पर रखा और सुनहरी शक्ति तेजी से आगे बढ़ने लगी। कुछ ही पलों में वो शक्तियां 10 सबसे ताकतवर योद्धाओं में आ गई, लेकिन तब भी वो रुकी नहीं और तेजी से आगे बढ़ती गई। तभी ध्रुव शौर्य ने छोटू की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर हल्की फिक्र थी। उसकी इस फिक्र को देखकर ध्रुव ने मनी मन कहा, फिक्र मत कर छोटू, मैं अपनी असली शक्तियां इन लोगों को पता चलने नहीं दूंगा। जिस तरह तूने अपनी शक्तियां दबाई हैं, वैसे ही मैं भी अपनी शक्तियां दबा दूंगा। इतना कहकर ध्रुव ने अपनी शक्तियां दबानी शुरू की, मगर इसके बावजूद जब इमारत पर सुनहरी शक्ति रुकी तो वो छोटू के नाम के ठीक नीचे थी, यानी तीसरे रैंक पर। फिर ध्रुव शौर्य ने मनी मन अपना नाम गलत सोचकर इमारत पर अपना नकली नाम देखा, शौर्य रायजादा, जमीन लेवल का तीसरा रैंक। ये देखकर ध्रुव के चेहरे पर हंसी आ गई और वो चुपचाप वापस लौटने लगा। ध्रुव के वापस आने के बाद निंजा भी आगे बढ़ा और उसने भी अपने बड़े से हाथ उस इमारत पर रख दिए। फिर सभी की हैरत भरी निगाहों के सामने निंजा भी एक झटके में 10 ताकतवर लोगों में पहुंच गया और उसने भी अपनी थोड़ी शक्तियां दबानी शुरू की। इसके बावजूद जब उसकी शक्ति रुकी तो वो चौथे रैंक पर पहुंच गया था। इस वक्त उस जगह पर मौजूद हर किसी के चेहरे का रंग उतर गया था। महज 10 मिनट के अंदर अंदर जमीन लेवल के दूसरे से चौथे रैंक के योद्धा बदल गए थे, जिस पर कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था। वहीं इमारत के सामने खड़े तीनों योद्धाओं को देखकर जैस्मीन ने आह भरते हुए कहा, अच्छा हुआ इनके साथ और लोग नहीं है, नहीं तो 2 से 10 तक की रैंक्स तो ये लोग ही ले जाते। लेकिन अचानक आंधी की तरह आए ये लोग आखिर हैं कौन? ध्रुव रायजादा, शौर्य रायजादा और निंजा रायजादा, ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुने हैं। इस दौरान सुखोव का मुंह भी हैरानी में खुला का खुला रह गया था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो 3 अनजान लोग जिनसे वो एक रात पहले मिला था असल में इस कदर ताकतवर थे। इस ख्याल के साथ ही सुखोव ने खुद से कहा, पता नहीं आखिर इन तीनों ने ऐसा चमत्कार कैसे कर दिखाया। आखिर ये लोग कमजोर साम्राज्य से जो आते हैं, लेकिन इनकी काबिलियत तो महान साम्राज्यों के योद्धाओं से भी ज्यादा खतरनाक है। उसके बगल में खड़ी सूरी इस बारे में ज्यादा नहीं सोच रही थी। जब उसने छोटू और बाकी दोनों के नतीजे को देखा तो उसके छोटे से चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। फिर इसी मुस्कुराहट के साथ उसने अपनी नजर यारीम की तरफ की, जिसके चेहरे पर 12 बज गए थे। उस लड़के को 9वां रैंक हासिल करने पर इतना गुरूर था, लेकिन इस वक्त वो पीछे जाते हुए टॉप 10 के बाहर हो गया था। इतने में छोटू ने भी ध्रुव शौर्य की तरफ देखा और वो मुस्कुराने लगा। उसे भी अच्छी तरह से पता था कि ध्रुव की शक्तियां तीसरे रैंक से बहुत ज्यादा ऊपर थी। वो तो उसने भी छोटू की ही तरह अपनी शक्तियों को दबा लिया था। अगर ध्रुव चाहता तो वो सीधे आसमान लेवल पर पहुंच सकता था, लेकिन तब बहुत से लोगों का ध्यान उसकी तरफ हो जाता, जो शायद आगे जाकर उसके लिए मुश्किल खड़ी करता। इस दौरान छोटू ने उस इमारत पर नजर घुमाकर अपना और बाकी दोनों साथियों का नाम देखा, लेकिन जब उसकी नजर सबसे ताकतवर योद्धा के नाम पर पड़ी तो छोटू के चेहरे का रंग बदलने लगा। कशकार, जमीन लेवल का सबसे ताकतवर योद्धा, वायु बादल साम्राज्य। इसका मतलब वायु बादल साम्राज्य का योद्धा पहले रैंक पर है। वहीं उसकी बात सुनकर उसके पीछे खड़े सुखोव ने आवाज में फिक्र के साथ उससे कहा, कशकार एक बेहद ताकतवर योद्धा है ध्रुव, और मैंने सुना है कि वो चौथे पड़ाव पर पहुंचने वाला है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया
तब तो वायु बादल साम्राज्य के पास एक और वजनदार योद्धा आ जाएगा। इतने में छोटू की नजर उससे ऊपर लिखे नामों की तरफ पड़ी, जो असल में आसमानी लेवल के नाम थे, लेकिन वो नाम पूरी तरह सुनहरी चमक से ढके थे, इसलिए छोटू कुछ भी समझ नहीं पाया कि वहां क्या लिखा था। तभी सुखोव ने छोटू को बताया कि सिर्फ उस लेवल पर पहुंचने वाले ही उस पर लिखे नामों को देख सकते थे। निर्वाण सुनहरी रैंकिंग में आने के लिए सबसे पहले किसी योद्धा को आसमानी लेवल तक पहुंचना पड़ता था। ये सुनकर छोटू ने बात को समझा, जिसके बाद वो पलट कर यारीम की तरफ देखने लगा। तो क्या कहते हो, अब तो हमारी काबिलियत है ना? और जैसे ही यारीम ने छोटू की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक ऐसी अजीब मजबूरी नजर आने लगी जिसमें वो कुछ नहीं कर पाया। इस दौरान उसके पीछे खड़े योद्धा भी पूरी तरह हौसला हार चुके थे और कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस मजबूरी के चलते यारीम अंदर ही अंदर बहुत नाराज भी हो रहा था, जिसके बाद वो मुट्ठी कसते हुए वहां से चला गया। जैसे ही यारीम और उसके आदमी वहां से गए तो छोटू को काले कपड़ों वाला एक लड़का अपने पास आता हुआ नजर आया। उस लड़के ने पास आकर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तीनों दोस्तों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है टांगरा। अगर तुम लोगों को बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। उसकी बात पर छोटू ने उसे गौर से देखा, जिसके चेहरे पर किसी तरह का बुरा भाव नहीं था, इसलिए छोटू ने भी मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्यों नहीं, वैसे मेरा नाम है ध्रुव और ये दोनों मेरे भाई हैं, शौर्य और निंजा। इतने में टांगरा ने धीमी आवाज में कहा, सच कहूं तो गजरत शहर के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब जमीन लेवल के टॉप 5 रैंक्स में से 3 रैंक्स एक ही साम्राज्य के योद्धाओं के नाम है। तुम रायजादा भाइयों ने तो कमाल ही कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाली 100 साम्राज्यों की जंग में तुम लोग इससे भी बड़ा कमाल दिखाओगे। वैसे तुम लोग गजरत शहर में शायद हाल ही में आए हो, मैंने ठीक कहा ना? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें शायद गजरत नीलामी के बारे में पता नहीं होगा, जो अगले 2 दिनों में होने वाली है। गजरत नीलामी के बारे में सुनकर छोटू के चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी, जिसके साथ उसने अपने पास खड़े सुखोव की तरफ देखा। तभी सुखोव ने उसे बताना शुरू किया, मैं तुम लोगों को इस बारे में बताने ही वाला था। गजरत नीलामी इस शहर की सबसे खास जगह है, जो 2 महीनों में सिर्फ एक बार होती है। देखा जाए तो पूरे प्राचीन जंग के मैदान में इससे बड़ी नीलामी और कोई नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शहर से होकर ही कोई 100 साम्राज्यों की जंग के लिए पहुंच सकता है। ऐसे में हर कोई जंग के मैदान में उतरने से पहले बेशकीमती खजाने हासिल करना चाहता है, ताकि वो और ज्यादा ताकतवर बन सके। तो कौन सा रोमांचक मोड़ आएगा जब छोटू पहुंचेगा गजरत नीलामी के लिए, और क्या होगा जब उसके सामने आएंगे वायु बादल साम्राज्य के लोग। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुखोव की बात सुनकर छोटू ने अपना सिर हिलाया। वो जानता था कि गजरत शहर एक जाना माना शहर था, जिसमें तरह तरह के ताकतवर योद्धा इकट्ठा होते थे, इसलिए उसके पास एक बहुत सुनहरा मौका था कोई अनजान रहस्यमय खजाना हासिल करने का, जो नीलामी के लिए इस शहर में आता। जैसे ही छोटू इस बारे में सोच रहा था, तभी उसके कानों में एक लड़की की मीठी आवाज पड़ी। सुनने में आया कि इस बार की नीलामी में क्लास 5 का कोई आत्माई खजाना भी नीलाम होने के लिए आ रहा है। अगर तुम तीनों को इसमें दिलचस्पी है तो तुम नीलामी में हिस्सा ले सकते हो। छोटू ने अपनी नजरें घुमाकर देखा कि जिस लड़की ने उसे ये बताया था वो कोई और नहीं बल्कि जैस्मीन थी, जो चलकर उसके पास आ गई थी। छोटू ने उसकी बात सुनकर उसका शुक्रिया अदा किया। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि अचानक से इतने सारे ताकतवर लोग उसके पास इसलिए आने लगे थे क्योंकि उसका और उसके साथियों का नाम जमीन लेवल के टॉप 4 योद्धाओं में आ गया था। ऐसे में तो महान साम्राज्य तक उनकी बहुत इज्जत करने लगते। वहीं छोटू ने देखा कि जैस्मीन मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगी। तभी पास ही खड़े टांगरा ने छोटू से कहा, सच कहूं तो तुम रायजादा भाइयों ने आज कमाल ही कर दिया है। जैसे ही आज की खबर महान साम्राज्यों तक पहुंचेगी तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हें अपने साथ शामिल करने की कोशिश करेंगे। वहीं उसकी बात पर छोटू ने बड़े ही साफ अंदाज में जवाब दिया, दरअसल हम तीनों ही हवा के झोंकों की तरह हैं और कोई भी हमें बांध नहीं सकता, इसलिए चाहे कोई महान साम्राज्य ही हमें अपने साथ शामिल करने क्यों ना आए, हम तीनों आजाद रहना पसंद करेंगे। टांगरा एक समझदार इंसान था, इसलिए जब उसने छोटू की बात सुनी तो वो अंदर ही अंदर चैन की सांस लेने लगा। वो जानता था कि अगर छोटू और उसके साथी एक साथ किसी महान साम्राज्य में शामिल हो गए तब तो उसके गठबंधन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फिर कुछ पल छोटू से बात करने के बाद टांगरा भी वहां से चला गया। इस दौरान छोटू और उसके साथियों ने भी उस इमारत से दूर जाने का फैसला लिया। तभी छोटू ने सुखोव की तरफ देख कर कहा, सुखोव, मेरे ख्याल से हमें 2 दिनों में होने वाली गजरत नीलामी में हिस्सा लेना चाहिए। क्या तुम उसमें हिस्सा लेने का इंतजाम कर सकते हो? वहीं उसकी बात पर सुखोव ने हामी भरी, क्योंकि वो काफी वक्त तक गजरत शहर में रहा था। यही वजह थी कि बहुत जगह उसकी पहचान भी थी, इसलिए नीलामी में किसी को शामिल करवाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी छोटू ने उसे अपनी बात के लिए राजी होते हुए देख मुस्कुराते हुए खुद से कहा, एक क्लास 5 का आत्माई खजाना वाकई एक बहुत खास चीज होती है। मेरे ख्याल से उसकी ताकत की बराबरी शायद ही कुछ और कर सके। अगर हम उस आत्माई खजाने को हासिल करने में कामयाब हुए तब तो वो हमारे बहुत काम आ सकता है। पर एक बात तो पक्की है
कि उसे हासिल करने के लिए मारामारी तो जरूर होने वाली है। देखते ही देखते पूरे गजरत शहर में अंधेरा छा गया, लेकिन शहर में होता शोर तब भी नहीं रुका, बल्कि रात होते होते तो वो शोर और ज्यादा बढ़ गया। छोटू और उसके साथियों ने शहर के किनारे पर एक शांत जगह ढूंढ ली थी ताकि वो शांति से आराम कर सके। दरअसल निर्वाण इमारत के इम्तिहान के बाद अब छोटू और बाकी दोनों पर पूरे शहर की नजर थी। सारे साम्राज्य उनके बारे में जानकारी निकलवाने में लग गए थे। तीनों ने आज ऐसा हंगामा मचा दिया था जो ना जाने इससे पहले कब गजरत शहर में मचा था। हर ताकतवर साम्राज्य इन तीनों को अपने साथ शामिल करना चाहता था। आखिर वो तीनों महान साम्राज्यों के योद्धाओं जितने ताकतवर जो थे। इस दौरान छोटू और उसके साथी चुपचाप एक आंगन में बैठे हुए थे। वो लोग अपनी नजरें आसमान की तरफ कर रहे थे और महसूस कर रहे थे कि कुछ छुपी हुई शक्तियां उन पर नजर रखे हुए थी। इतने में छोटू ने मजबूरी में अपना सर हिलाते हुए कहा, इन लोगों ने तो हमें परेशान कर दिया है। हम शहर के किनारे पर इसलिए आए ताकि हमें थोड़ी शांति और सुकून मिल सके, लेकिन कुछ लोग तो हमारा पीछा करते हुए यहां तक आ गए। वहीं उसकी बात सुनकर बगल में बैठा सुखोव जोर जोर से हंसने लगा। आखिर इस बारे में तो कुछ नहीं किया जा सकता ध्रुव। आज तुम तीनों ने जो कर दिखाया है, उसके बाद तो लोगों का तुम्हारे पीछे पागल होना लाजमी है। अब जो कि उसे छोटू और उसके साथियों की शक्तियों के बारे में पता चल गया था, इसलिए सुखोव और बाकी दोनों सुकून महसूस कर रहे थे। वो जानते थे कि भले ही वायु बादल साम्राज्य काफी ताकतवर था, लेकिन छोटू और उसके साथी भी किसी मायने में कमजोर नहीं थे। उनके साथ रहने पर सूरी पूरी तरह सुरक्षित रहती, ऐसा सुखोव का यकीन था। इस दौरान छोटू आंख भरते हुए आसमान की तरफ देखता रहा। उसे पता था कि इस प्राचीन जंग के मैदान में काबिल से काबिल योद्धा मेहनत करके आए थे ताकि महान दल उन्हें अपने साथ शामिल कर सके, लेकिन 100 साम्राज्यों की जंग शुरू होने से पहले ही बहुत से काबिल योद्धा हार गए थे और आगे नहीं बढ़ पाए थे। इतने में उसकी नजर ध्रुव शौर्य पर पड़ी, जो इस वक्त कुछ सोचते हुए सूरी को देखता जा रहा था। क्योंकि अब तक छोटू ध्रुव को अच्छी तरह पहचान गया था, इसलिए वो ये भी समझ गया कि जरूर ध्रुव के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था। इस बात के चलते उसने तुरंत ध्रुव से सवाल किया, भैया एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा कोई तरीका पता है जिससे सूरी जल्द से जल्द अपने शरीर में छुपी हुई प्राचीन शक्तियों को काबू कर सकती है? और छोटू के सवाल पर सुखोव और सूरी ने भी तुरंत ध्रुव की तरफ देखना शुरू किया। वहीं ध्रुव शौर्य एक पल के लिए तो कुछ सोचता रहा, जिसके बाद उसने कहा, देख छोटू, पिछले कुछ वक्त से मैं इसके शरीर की प्राचीन शक्तियों पर गौर करता जा रहा हूं और वक्त के साथ साथ उस पर चढ़ी अंदरूनी शक्तियों की सील कमजोर पड़ती जा रही है। ये सूरी के लिए खुशखबरी है, लेकिन चाहे कुछ क्यों ना हो, इन शक्तियों को काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ध्रुव की बात पर सूरी के चेहरे पर हल्की मायूसी नजर आने लगी, पर छोटू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन आपने ये तो नहीं कहा कि वो इसे काबू ही नहीं कर सकती। इसका मतलब आपको जरूर कोई ना कोई तरकीब तो पता है भैया। इस पर ध्रुव शौर्य ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुश्किल का मतलब नामुमकिन नहीं होता है। मैं इसकी मदद कर तो सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें बहुत सी खास जड़ी बूटियों की जरूरत होगी। फिलहाल हमारे पास वो सारी जड़ी बूटियां नहीं है। अच्छी बात यह है कि 2 दिनों में वो बड़ी नीलामी होने वाली है, जिसका सभी को इंतजार है। अगर हम उस नीलामी में वो सारी जरूरी जड़ी बूटियां हासिल करने में कामयाब रहे, तो मैं सूरी के शरीर में बसी प्राचीन शक्तियों को काबू करने में उसकी मदद कर सकता हूँ। उसकी बात सुनते ही सूरी और सुखोव के चेहरों पर बेइंतहा खुशी झलकने लगी। क्या शौर्य भैया सच कह रहे हैं? ये तो कमाल ही हो जाएगा। पर तभी ध्रुव ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो, इतनी जल्दी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन सच तो यह है कि वो शक्तियां सूरी की हैं ही नहीं, इसलिए उन्हें काबू करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और यह भी हो सकता है कि मैं इस कोशिश में नाकाम हो जाऊं। और सूरी, मैं जानता हूं कि मैं जो आगे कहने वाला हूं वो शायद तुम्हें उतना पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये दुनिया इस प्राचीन जंग के मैदान की तरह ही है, जहां सिर्फ ताकतवर की इज्जत होती है। अगर तुम्हें हमारे साथ 100 साम्राज्यों की जंग में रहना है, तो तुम्हें अपने अति उत्साह को काबू कर थोड़ी समझदारी दिखानी होगी और मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। यह भी हो सकता है कि तुम्हें शायद किसी को मारना पड़े, तब तुम्हें खुद को तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि ताकत के लिए पागल इस दुनिया में जो डर गया, समझो वो मर गया। यह सुनते वक्त सुखोव के चेहरे पर अजीब मजबूरी नजर आ रही थी। वो जानता था कि ध्रुव शौर्य की बातों में सच्चाई थी, लेकिन वो अपनी छोटी बहन को इस तरह बेरहम होते सोच भी नहीं सकता था। छोटू ने भी सूरी की तरफ देखा और उसे भी मन ही मन थोड़ा बुरा लगने लगा। वो लोग जिस जगह पर थे वहां मासूमियत की कोई कदर नहीं थी, इसलिए मासूमों को खुद को बचाने के लिए हथियार उठाने ही पड़ते। लेकिन सूरी ने तो अपनी मुट्ठी कसते हुए ध्रुव की तरफ देख कर कहा, ध्रुव भैया, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कभी आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। उसकी बात पर ध्रुव शौर्य ने आंख भरते हुए बगल में बैठे छोटू की तरफ देखा और मजबूरी भरी आवाज में कहा, हर बार मुझे ही ऐसी मुश्किल बातें क्यों कहनी पड़ती हैं? जिस दौरान ध्रुव ये कह रहा था, तभी अचानक छोटू को कुछ महसूस हुआ और उसने तुरंत अपनी नजर आसमान की तरफ की।
फिर घने अंधेरे को देखते हुए उसने कहा, अब जो कि तुम यहाँ आई गए हो तो हमारे सामने भी आ जाओ। अंधेरे में छुपना कायरों का काम होता है, जाबाजों का नहीं। छोटू के बगल में बैठे निंजा ने तुरंत अपनी आंखें खोली और वो काले रंग की लकड़ी पकड़कर ऊपर देखने लगा। तभी उस आंगन में एक जोरदार हंसी सुनाई देने लगी। मानना पड़ेगा, तुम हो तो जमीन लेवल के दूसरे सबसे ताकतवर योद्धा होने के काबिल। इस हंसी के साथ ही काले कपड़ों वाला एक रहस्यमयी आदमी उस आंगन के ऊपर उड़ता हुआ दिखने लगा। छोटू ने जब गौर से उस आदमी को देखा तो उसे उसके शरीर से बेहद खतरनाक शक्तियां महसूस हुई। इन शक्तियों के चलते छोटू के चेहरे पर भी हल्की परेशानी नजर आने लगी। इतने में सुखोव ने भी आसमान में उड़ते उस आदमी को देखा और घबराहट भरी आवाज में कहा, कशकार, तुम यहां? सुखोव की बात सुनकर छोटू के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट दिखने लगी और उसे समझ आ गया कि वो रहस्यमयी आदमी इतना ताकतवर क्यों था। फिर अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए छोटू ने कहा, कशकार, यानी जमीन लेवल का सबसे ताकतवर योद्धा। वैसे तो बहुत से साम्राज्य हम पर नजर रखे हुए थे, लेकिन तुम पहले हो जिसने हमारे सामने आने की हिम्मत की। इतने में कशकार धीरे धीरे नीचे आने लगा और नीचे आते हुए उसने जवाब दिया, तुम लोगों ने इतना बड़ा हंगामा जो मचा दिया है गजरत शहर में, ऐसे में साम्राज्यों का ध्यान तुम पर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। खैर, मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। यांका और बाकियों को तुमने और तुम्हारे साथियों ने मारा है। मुझे ऐसी खबर मिली है, वो लोग हमारे वायु बादल साम्राज्य के योद्धा थे। तुम्हें उन्हें हाथ तक नहीं लगाना चाहिए था। इस पर ध्रुव शौर्य ने आगे आते हुए भारी आवाज में कहा, ऐसा कोई नहीं है जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते हैं। वायु बादल साम्राज्य से तुम भी हो, कहो तो हम तुम्हें भी हाथ लगाकर दिखाएं। यह सुनते ही कशकार के चेहरे की नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ गई। वो घूर घूर कर ध्रुव की तरफ देखने लगा, पर उसके इस खौफनाक अंदाज से भी ध्रुव शौर्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कशकार ने अपनी नजर सूरी की तरफ करते हुए कहा, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे वायु बादल साम्राज्य को ये लड़की चाहिए है। वहीं उसकी बात पर छोटू ने बड़े ही शांत अंदाज में जवाब दिया, और अब तक तुम लोगों को भी पता लग जाना चाहिए था कि हम में से कहीं नहीं जाने देंगे। अगर तुम यही कहने आए थे तो तुम अब जा सकते हो। तभी कशकार की आंखों में एक अजीब खौफनाक झलक दिखने लगी, जिसके साथ उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं यहाँ वायु बादल साम्राज्य की तरफ से खबर पहुंचाने आया था। तुम तीनों बहुत ताकतवर और काबिल हो, और अगर तुम हमारे वायु बादल साम्राज्य में शामिल हो जाते हो तो हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि तुम्हें महान दल का हिस्सा बनाकर रहेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस लड़की को हमारे हवाले करना होगा। मैं धमकियों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूं कि तुम तीनों समझदार होगे, नहीं तो शायद तुम गजरत शहर से भी बाहर नहीं निकल पाओगे। और मेरी मानो तो अपने चमकते भविष्य को एक अजनबी के लिए कुर्बान करना बेवकूफ़ी होगी। खैर, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका। तुम लोगों का जवाब जो भी हो, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम कल तक हमें इस बारे में बता दोगे। इतना कहकर कशकार वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसके कानों में छोटू की आवाज पड़ी, कल तक इंतजार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं जवाब अभी दे देता हूं। हमारा जवाब है कि हम सूरी को तुम्हें नहीं थमाने वाले। अब जो उखाड़ते बने उखाड़ लो। छोटू के जवाब के तुरंत बाद उस आंगन के माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल गया। इतने में कशकार ने आंखों में जानलेवा चमक के साथ छोटू को जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो गजरत शहर ही वो शहर बनने वाला है जहां तुम सभी अपनी आखिरी सांसें लोगे। अपने आखिरी दिन गिनना शुरू कर दो। उसकी बात सुनकर छोटू ने अपनी नजर आसमान की तरफ की, जहां उसे बहुत से लोगों की शक्तियां महसूस हो रही थी। ये कुछ ऐसा था जैसे हर कोई उस पर नजर रख रहा था। इस एहसास के चलते छोटू ने कशकार से कहा, गजरत शहर के बहुत से ताकतवर लोग इस जगह पर नजर रखे हुए हैं, और अब जो कि तुम हमारे सामने आ ही गए हो, तो क्यों ना हम तुम्हारे जरिए हर किसी तक एक खबर भिजवा दें। छोटू जानता था कि ऐसे बहुत से साम्राज्य थे जो उसके और उसके साथियों के खिलाफ साजिश रचने वाले थे। ऐसे में छोटू कशकार के जरिए सभी तक खबर पहुंचाना चाहता था कि कोई भी उन लोगों को हल्के में नहीं ले सकता था। तभी निंजा अपनी जगह पर खड़ा हुआ और वो तेजी से आगे बढ़ते हुए कशकार पर जोरदार हमला करने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक उसके सामने ध्रुव शौर्य आया और उसने निंजा को रोकते हुए कहा, रुक भी जा निंजा, कभी दूसरों को भी तो लड़ने दे। फिक्र मत कर, छोटू से संभाल लेगा। वहीं पास ही खड़े सुखोव ने ध्रुव को देखा और उसे उसकी बातों पर थोड़ी हैरानी भी हुई, लेकिन साथ ही अब तक सुखोव ये समझ गया था कि छोटू के पास बहुत से हुक्म के थे, इसलिए कोई उसे पूरी तरह समझ ही नहीं सकता था। तीनों में सबसे खूंखार कोई था तो वो था निंजा, जिसे लड़ते देख किसी की रूह कांप उठे। जबकि तीनों में अगर कोई सबसे रहस्यमयी था तो वो था ध्रुव शौर्य। ना जाने क्यों, लेकिन वो हमेशा शांत रहता था, जबकि बेहद ताकतवर साम्राज्यों और योद्धाओं के सामने भी ध्रुव की आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं दिखता था।
उन तीनों को देखकर सुखोव आ भरने लगा और धीमी आवाज में खुद से कहने लगा, 100 साम्राज्यों की जंग में ये तीनों जरूर हंगामा मचाने वाले हैं। दूसरी तरफ ध्रुव शौर्य की बात सुनकर निंजा थोड़ा झिझकने लगा, लेकिन फिर उसने मजबूरी में हामी भरते हुए हमला करने का इरादा छोड़ दिया। तभी कशकार ने छोटू को देखकर चेहरे पर एक अजीब से खौफनाक इरादे के साथ कहा, तो क्या तुम अकेले मुझसे लड़ने वाले हो? इस पर छोटू ने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं कशकार। ये कहते ही उसकी आंखों में बेरहमी नजर आने लगी और एक झटके में उसके शरीर से सुनहरी चमक निकलती दिखी। वो सुनहरी चमक एक मजबूत कवच में बदल गई थी, जो कशकार के हाथ लहराने पर अचानक कमजोर होने लगा। ये देखकर छोटू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल परछाई में बदलकर कशकार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। पलक झपकते ही छोटू कशकार के ठीक सामने पहुंच गया और उसने अपनी शक्तियों को एक बहुत बड़े सुनहरे हाथी में बदल दिया, जो सीधे जाकर कशकार से टकरा गया। तो क्या होगा जब कशकार से टकराएगा छोटू, और क्या वो उसे हराकर बाकी साम्राज्यों तक खबर पहुंचाने में कामयाब रहेगा, या फिर भारी पड़ जाएगी छोटू को वायु बादल साम्राज्य की दुश्मनी? जानने के लिए आपको सुनना होगा द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। छोटू को मुकाबले के लिए तैयार होकर खुद पर इतना ताकतवर हमला करते देख कशकार की आंखों में बेरहमी दिखने लगी। वो एक कदम पीछे हटा और अचानक अपनी उंगलियां मोड़ने लगा। एक झटके में उसके शरीर से ढेर सारी शक्तियां बाहर निकलने लगी। उसकी उंगली से खतरनाक शक्ति निकलकर एक बहुत बड़ी हरे रंग की तलवार में बदल गई, जो उसके आसपास मंडरा रही थी। फिर शक्तियों से तैयार हाथी को देखकर वो तलवार उस पर हमला करने लगी। सभी की नजरों के सामने वो दोनों ताकतवर हमले एक दूसरे से टकराए और एक तेज धमाका पूरे इलाके में गूंज उठा। इस धमाके से लोगों के कान तक कुछ पलों के लिए सुन्न पड़ गए थे कि तभी कशकार ने खौफनाक इरादे के साथ कहा, लड़के, अब मैं तुझे दिखाता हूं कि सबसे ताकतवर और दूसरे ताकतवर के बीच कितना फर्क होता है। कशकार की आंखों में बेरहमी साफ नजर आ रही थी, जिसके साथ ही वो तेजी से चिल्लाया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके शरीर से निकलती शक्तियां चारों दिशाओं में आगे बढ़ने लगी, जिससे ये साफ हो गया कि वो शक्तियां तीसरे पड़ाव के निर्माण से ज्यादा ताकतवर थी। इससे हर किसी को साफ हो गया कि कशकार चौथे पड़ाव का निर्माण बन चुका था। इस खबर से हर कोई दंग रह गया। कशकार के चौथे पड़ाव पर पहुंचने का मतलब था कि वायु बादल साम्राज्य अब और ज्यादा ताकतवर हो गया था। कशकार ने जैसे ही वो शक्तियां बाहर निकाली तो एक झटके में छोटू का तैयार किया गया सुनहरा हाथी कड़कड़ाने लगा और उसमें ढेर सारी दरारें नजर आने लगी। इसके कुछ पल बाद एक जोरदार धमाका हुआ और वो हाथी पूरी तरह तबाह हो गया। कशकार का यह हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसने छोटू के ताकतवर हमले को भी एक झटके में तबाह कर दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो तो रुकने का भी नाम नहीं ले रहा था। उसने अपने हाथों की सील बदलते हुए एक जानलेवा हमला छोटू की तरफ कर दिया। इसके साथ ही एक बेहद खतरनाक शक्ति कशकार की उंगलियों पर इकट्ठा होने लगी, जिसमें छुपी बेरहमी को हर कोई महसूस कर रहा था। एक पल उसकी उंगलियों में टिकने के बाद वो शक्तियां एक बहुत बड़ी गहरे सुनहरे रंग की तलवार में बदल गई। उस धुंधली तलवार को जैसे कोई अदृश्य तलवारबाज पकड़े हुए था, जिसके तैयार होते ही वो तलवार और ज्यादा शक्तिशाली हो गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस तलवार की अपनी आत्मा थी। उसके इस हमले से ये साफ हो गया था कि बहुत से तीसरे पड़ाव के निर्माण तक उस हमले का सामना नहीं कर पाते। जाहिर सी बात थी कि जमीन लेवल का सबसे ताकतवर निर्माण योद्धा अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार था। तभी कशकार ने बेरहमी भरी आवाज में छोटू से कहा, ध्रुव रायजादा, मेरी इस आत्मश्रेणी तकनीक से मरने में तुझे कोई अफसोस तो नहीं है, क्योंकि प्राचीन जंग के मैदान में तेरा सफर अब यहीं खत्म हुआ। कशकार ने तो छोटू को कुछ कहने का भी मौका नहीं दिया और तुरंत अपनी उंगली हिलाते हुए थोड़ी दूर जाने लगा। फिर वो सुनहरी तलवार तेज रफ्तार में नीचे आने लगी और पलक झपकते ही छोटू की जिंदगी खत्म करने के लिए उसके सामने पहुंच गई। इस तलवार के आगे बढ़ने से आसपास की जगह भी बर्बाद हो गई थी, क्योंकि उस हमले में बहुत ताकत थी। लेकिन जिस वक्त हर कोई ये सोच रहा था कि तलवार से टकराते एक शरीर उड़कर पीछे जाने वाला है, उस वक्त ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। लोगों के कानों में आवाज सुनाई दी कि वो बेहद ताकतवर तलवार किसी लोहे की चीज से टकरा गई थी। इस टक्कर के बाद सभी के सामने एक चमकता हुआ शरीर नजर आया, लेकिन इस बार वो चमक सुनहरी नहीं बल्कि हरे रंग की थी। रात के अंधेरे में उस हरे रंग की चमक को देखकर सभी की आंखों में हैरानी नजर आने लगी। इस वक्त कशकार ने भी चेहरे पर हैरानी के साथ देखा कि हरे रंग का कवच सभी की नजरों के सामने था। और तो और उस कवच के ठीक ऊपर हरे रंग का एक ड्रैगन भी नजर आ रहा था। उस ड्रैगन के शरीर में इस कदर शक्तियां महसूस की जा सकती थी, जिसे महसूस करते ही लोगों के चेहरों पर खौफ नजर आने लगा। कशकार के खतरनाक तलवार के हमले को उस ड्रैगन ने अपने दांतों में दबा लिया था, जिस वजह से वो तलवार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई, बल्कि उस तलवार के आसपास मंडराती शक्तियां भी उस ड्रैगन की वजह से वहीं के वहीं रुक गई थी। इसी के साथ कशकार का जानलेवा हमला छोटू ने रोक लिया था। ये नजारा देखकर अचानक लोगों की हैरानी भरी आवाज उस जगह पर सुनाई देने लगी।
इतने में हरे रंग के कवच के अंदर मौजूद छोटू ने धीरे से अपनी नजरें ऊपर की और उसका हाथ रहस्यमय अंदाज में बदल गया था। बल्कि वो तो किसी ड्रैगन के हाथ जैसा लग रहा था कि तभी छोटू ने अपनी मुट्ठी कसनी शुरू की। उसके मुट्ठी कसने पर ड्रैगन के मुंह में दबी तलवार अजीब अंदाज में कांपने लगी और देखते ही देखते सभी की हैरत भरी निगाहों के सामने वो सुनहरी तलवार एक धमाके के साथ तबाह हो गई। उस ताकतवर हमले के तबाह होते ही कशकार के कानों में एक लड़के की आवाज पड़ी, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, तू मेरी जिंदगी खत्म करने के काबिल तो बिल्कुल नहीं है कशकार। किसी ने भी नहीं सोचा था कि छोटू का वो हमला कशकार के हमले को नाकाम करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन हकीकत सभी की आंखों के सामने थी। हर कोई जानता था कि वो दोनों मामूली योद्धा नहीं थे, इसलिए किसी से भी होने वाली छोटी सी भूल भी जानलेवा साबित हो सकती थी। इस दौरान आंगन में मौजूद सुखोव ने नजारा देखकर छोटू की तरफ देखा और मजबूरी में अपना सर हिलाते हुए कहा, इस लड़की की असली ताकत ना जाने किसे पता है। वहीं उसकी बात सुनकर पास ही खड़ा ध्रुव शौर्य मुस्कुराने लगा। वैसे तो कशकार चौथे पड़ाव का निर्माण बन गया था, लेकिन उसे उस पड़ाव पर गए बहुत वक्त नहीं बीता था, इसलिए छोटू को हराना सिर्फ एक ख्वाब की तरह था। दूसरी तरफ हवा में उड़ते कशकार ने गौर से छोटू की तरफ देखा। कशकार की आंखों में हैरानी के साथ साथ एक अजीब सी घबराहट भी नजर आ रही थी, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो सामने खड़े लड़के को हल्के में नहीं लेगा, जिसके साथ उसने कहा, मैंने तुझे थोड़ा कमजोर समझने की गलती कर दी लड़के, लेकिन अब मैं वो गलती नहीं दोहराने वाला। चाहे तेरी ताकत ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे वायु बादल साम्राज्य से दुश्मनी करना तेरी बहुत बड़ी बेवकूफी है। तभी अचानक छोटू अपनी जगह से गायब हो गया और एक पल बाद वो दोबारा दिखाई देने लगा। जब उसने अपनी नजर कशकार की तरफ की तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने कहा, एक बात तो पक्की है कशकार, तूने खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझने की गलती कर दी है और जंग के मैदान में ऐसी गलती किसी योद्धा पर बहुत भारी पड़ सकती है। अपनी बात कहते ही छोटू की आंखों में बेरहमी नजर आने लगी और वो हरे रंग की परछाई में बदलकर तेजी से कशकार की तरफ बढ़ा। छोटू की अचानक बढ़ी रफ्तार को देखकर खुद कशकार भी दंग रह गया, लेकिन फिर उसने अपने शरीर से बेइंतहा शक्तियां निकालनी शुरू की और वो जानता था कि अनगिनत लोग उसे देख रहे हैं। इसलिए आज रात वो तमाम साम्राज्य जो उसे देखते जा रहे थे, उनके सामने वायु बादल साम्राज्य के नाम पर कीचड़ उछाल रहे उस अनजान लड़के को वो सबक सिखा कर रहता। इस दौरान छोटू के शरीर से निकलती हरे रंग की चमक चारों तरफ फैलती रही और आखिर में वो उसकी बीच की उंगली पर इकट्ठा हो गई। जैसे जैसे वो हरे रंग की चमक इकट्ठा होती गई, वैसे वैसे छोटू का शरीर काफी बड़ा होने लगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके शरीर पर दिखती हरे रंग की चमड़ी भी तेजी से चमकने लगी और किसी ड्रैगन की उंगली में बदल गई। उस उंगली में बेइंतहा ताकत महसूस की जा सकती थी और सबसे ताज्जुब की बात थी कि ये कोई शक्तियों की तैयार उंगली नहीं, बल्कि असली प्राचीन ड्रैगन की उंगली थी। ये तकनीक छोटू को चिंगार ने थमाई थी और अगर उसका अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाता तो कोई योद्धा प्राचीन ग्रीन ड्रैगन में बदल सकता था, लेकिन छोटू की मौजूदा शक्तियों के हिसाब से वो सिर्फ अपनी एक उंगली को ही ड्रैगन की उंगली में बदल पाया था। वहीं उस उंगली की शक्तियों को महसूस कर धीरे धीरे कशकार के चेहरे का रंग बदलने लगा। फिर छोटू जरा भी नहीं झिझका और उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस उंगली से कशकार पर हमला कर दिया। छोटू की उस ड्रैगन उंगली की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो पलक झपकते ही कशकार के पास आ गई। तभी कशकार ने हड़बड़ी में अपने हाथों की सील बदलते हुए चिल्लाकर कहा, तलवार ढाल। उसके इतना कहते ही ढेर सारी शक्तियां उसके ठीक सामने इकट्ठा हो गईं और वो एक बहुत बड़ी ढाल में बदलने लगी, जो देखने में किसी तलवार की तरह लग रही थी। उस ढाल को देखकर ही उसकी बचाव की शक्तियों का पता लगाया जा सकता था कि तभी हरे रंग की चमकती उंगली आकर उससे टकरा गई। दोनों के टकराने पर रात के अंधेरे में लोहे पर किसी मजबूत चीज के भिड़ने की आवाज गूंज उठी। उस टक्कर से एक बेहद खतरनाक शक्तियों की लहर निकली, जिससे झटका खाकर खुद कशकार काफी पीछे हो गया। इस दौरान उस बेहद मजबूत ढाल पर भी दरारें नजर आने लगी और छोटू तो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। जहां हमले के बाद कशकार काफी पीछे हो गया था, वहीं छोटू लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करता जा रहा था। इससे एक बात साफ हो गई थी कि मुकाबले ने अपना रुख बदल लिया था और अब छोटू कशकार पर हावी होने लगा था। इस एहसास के चलते कशकार के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। उसने भी महसूस किया था कि छोटू का हमला कितना ज्यादा ताकतवर था। उसने अपनी पूरी शक्तियां उस ढाल को तैयार करने में लगा दी थी, लेकिन फिर भी उसे इतना पीछे होना पड़ गया। पर उसे यकीन था कि छोटू ज्यादा देर तक उस हमले को बरकरार नहीं रख पाता, इसलिए कशकार को बस कुछ देर इस मुकाबले को खींचना था, जिसके बाद वो उलटफेर कर पाता। इस ख्याल के साथ ही उसकी आंखों में शैतानी झलक दिखी, लेकिन जैसे ही छोटू के चेहरे पर उसे मुस्कुराहट नजर आई तो एक पल के लिए कशकार का दिल कांप उठा। दूसरी तरफ चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ छोटू ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया, जिससे अचानक शक्तियों की लहर निकलकर उस मजबूत ढाल को कांपने पर मजबूर करने लगी। ये देखकर कशकार की आंखें सिकुड़ने लगी और वो महसूस करने लगा कि उसकी वो ढाल टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। तभी छोटू ने चिल्लाते हुए कहा, ग्रीन ड्रैगन उंगली, तबाह कर दो इस ढाल को।
और छोटू ने इतना कहा ही था कि अचानक उसकी उंगली से ढेर सारी धुंधली परछाइयां निकलकर बिजली की रफ्तार से उस तलवार जैसी ढाल से जाकर टकरा गई। दोनों के टकराने पर एक ऐसी पैनी आवाज सुनाई पड़ी जिससे लोगों को अपने कान तक बंद करने पड़ गए। इस दौरान ढाल पर आती दरारें और बड़ी हो गईं, जिसके बाद वो मजबूत ढाल जो कशकार ने अपनी सारी शक्तियों से तैयार की थी, दिल दहला देने वाले धमाके के साथ तबाह हो गई। उस ढाल के टूटने पर ढेर सारे टुकड़े उड़ते हुए छोटू की तरफ जाने लगे, जिन्हें हवा के झोंके से छोटू ने कशकार की तरफ कर दिया। तभी वो टुकड़े कशकार के सीने से जाकर टकराए, लेकिन वो उसके शरीर के अंदर नहीं घुसे। इसके बावजूद वो ताकतवर टुकड़े कशकार के कपड़े फाड़ने में कामयाब रहे थे। तभी नजर आया कि कपड़ों के अंदर कशकार एक काले रंग का कवच पहने हुए था। उस काले रंग के कवच पर अजीबोगरीब चमक दिखाई दे रही थी। इससे साफ हो गया था कि वो कवच एक बेहद ताकतवर आत्माई खजाना था। लेकिन फिलहाल उस कवच की चमक काफी कमजोर पड़ गई थी। इससे समझ आ गया था कि छोटू के उस हमले से कशकार को बहुत नुकसान पहुंचा था। इतना ही नहीं, बल्कि कशकार खून की उल्टियां करता हुआ नजर आने लगा, क्योंकि छोटू के हमले से वो काफी जख्मी हो गया था। इस दौरान उसका शरीर तेजी से उड़ते हुए पीछे जाने लगा और कशकार ने मौके का फायदा उठाकर वहां से जान बचाकर भागना ही सही समझा। इसलिए वो पीछे जाने की रफ्तार की मदद से उस जगह से दूर जाने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने गुस्से भरी आवाज में छोटू पर चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव रायजादा, तुझे अपने किए पर बहुत अफसोस होकर रहेगा। आने वाला वक्त तेरे लिए बहुत बुरा होने वाला है। इस आवाज के साथ ही कशकार उस जगह से गायब हो गया। लेकिन पूरे शहर में फिलहाल एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। बहुत से योद्धा जो छुपकर छोटू पर नजर रख रहे थे, आज के इस मुकाबले के बाद दंग रह गए थे। उन्होंने देखा था कि कैसे वो योद्धा जो जमीन लेवल के पहले रैंक पर था और जो चौथे पड़ाव का निर्माण बन गया था, छोटू के हाथों इतनी बुरी तरह हार गया था। इस ख्याल के साथ ही सभी एक बात सोचने लगे, ये ध्रुव रायजादा तो बहुत ही खतरनाक है, हमें इससे बचकर रहना होगा। दरअसल कोई अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि कशकार इतनी बुरी तरह जख्मी होकर वहां से भाग गया था। कशकार को जख्मी करने का मतलब था वायु बादल साम्राज्य से जंग का ऐलान करना। इस बारे में सोचकर लोगों ने खुद से कहा, अब वायु बादल साम्राज्य के लीडर्स इस मामले में बिल्कुल शांत नहीं रहेंगे। न जाने अब इस ध्रुव का क्या होगा। देखते ही देखते रात का अंधेरा और घना हो गया, लेकिन उसमें शक्तियों की एक खतरनाक लहर बरकरार रही। इस दौरान शहर की उत्तरी दिशा में बनी एक बड़ी इमारत पर कुछ लोग खड़े थे। उनकी नजरें उस जगह पर थी जहां कुछ पल पहले वो घमासान मुकाबला हुआ था। इस दौरान सफेद कपड़ों वाला एक आदमी जो सामने खड़ा था हल्की मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, ये लड़का तो काफी दिलचस्प है, मानना पड़ेगा। इसकी काबिलियत और इसकी ताकत तो लाजवाब है। इस पर उसके साथ खड़ी सफेद कपड़ों वाली लड़की ने उस आदमी से कहा, वैसे तो मैं इस लड़के ध्रुव को बहुत अच्छी तरह नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे इतना समझ आ गया है कि ये किसी के नीचे काम नहीं कर सकता है। इसलिए अगर वायु बादल साम्राज्य इसे अपने साथ शामिल करना भी चाहेगा तो भी ये मना ही करेगा। उस लड़की की आंखों में हैरानी थी, और ये कोई और नहीं बल्कि वही जैस्मिन थी जिसने निर्वाण इमारत पर इम्तिहान दिया था। जैस्मिन की इस बात पर उस आदमी ने कुछ सोचते हुए कहा, इन्हें अपने साथ शामिल करना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो है, ये लड़का ध्रुव और उसके साथी बहुत ही ज्यादा खास हैं। अगर हम इन्हें अपने साथ शामिल करने में कामयाब हुए तो 100 साम्राज्यों की जंग में हमें बहुत फायदा हो सकता है। ये सुनते ही जैस्मिन ने साफ अंदाज में जवाब दिया, लेकिन ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कशकार को ही देख लो, ध्रुव ने उसके साथ मुकाबला इसलिए किया ताकि वो वायु बादल साम्राज्य जैसे सभी साम्राज्यों तक खबर पहुंचा सके कि वो किसी के साथ शामिल नहीं होना चाहता है, और ना ही उसे किसी का डर है। या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शायद उसकी नज़र में ऐसा कोई काबिल साम्राज्य है ही नहीं जिसमें वो शामिल होना चाहे, फिर चाहे वो हमारे जैसे महान साम्राज्य ही क्यों ना हो। देखिए, मैं जानती हूं कि ऐसे लड़के को अपने साम्राज्य में शामिल करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन हम इस लड़के के साथ अच्छे रिश्ते तो बना ही सकते हैं। इस वक्त ध्रुव की दुश्मनी वायु बादल साम्राज्य से हो गई है। ऐसे में ये दुश्मनी हमारे चंद्रमणि साम्राज्य के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। जैस्मिन की बात ने उस आदमी को एक पल सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद उसने कहा, वायु बादल साम्राज्य फिलहाल तो अपना पूरा ध्यान गजरत नीलामी में लगाने वाला है। परसों के दिन वो किसी भी कीमत पर क्लास 5 का आत्माई खजाना हासिल करना चाहेंगे। अगर गलती से भी उन्होंने वो खजाना हासिल कर लिया तब तो पूरे गजरत शहर में ऐसा कोई नहीं होगा जो उन्हें रोक पाए। इसलिए चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, हमें उन लोगों को वो क्लास 5 का आत्माई खजाना हासिल करने से रोकना ही होगा। तो क्या होने वाला है गजरत शहर में होने वाली बेहद खास गजरत नीलामी में? क्या छोटू अपने फायदे की चीजें हासिल करने में होगा कामयाब, और कैसे रोक पाएंगे बाकी साम्राज्य वायु बादल साम्राज्य को? जानने के लिए आपको सुनना होगा द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सफेद कपड़ों वाले उस आदमी की बात सुनकर जैस्मीन ने धीमी आवाज में कहा,
अगर हमारे चंद्रमणि साम्राज्य को अलग कर दिया जाए तो ऐसे 2 और महान साम्राज्य भी हैं जिनकी नजर उस क्लास 5 के आत्माई खजाने पर है। ऐसे में वायु बादल साम्राज्य के लिए उसे हासिल करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। मुझे यकीन है कि इस आत्माई खजाने के पीछे महान साम्राज्य जरूर लड़ने वाले हैं। आखिर जिसने भी वो आत्माई खजाना हासिल किया उसे 100 साम्राज्यों की जंग में बहुत फायदा मिलेगा, इसलिए कोई भी उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। जिस दौरान वो दोनों बात कर रहे थे उस वक्त शहर के दक्षिणी हिस्से में 2 लोग शतरंज खेलते जा रहे थे। तभी हवा के झोंके की आवाज सुनाई पड़ी और दूर से एक आदमी खून से सना उस जगह पर आ पहुंचा। वो अंदर आकर सीधे दोनों योद्धाओं के पास पहुंचा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी और नाराजगी थी। ये खून से सना आदमी और कोई नहीं बल्कि कशकार था, जिसका कुछ वक्त पहले छोटू से मुकाबला हुआ था। तभी शतरंज खेलते दोनों योद्धाओं में से एक ने कशकार की हालत देखकर मुस्कुराते हुए कहा, उस लड़के ध्रुव के बारे में मैंने सुना है कि उसने 4 गुप्त दलों में से एक की अमानत हासिल कर ली है। यकीन नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा योद्धा जो किसी कमजोर साम्राज्य से आया हो प्राचीन जंग के मैदान में ऐसा कुछ हासिल कर सकता है। यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। तभी कशकार ने आवाज में मजबूरी के साथ कहा, वो लड़का वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर है, और तो और उसने जो युद्ध तकनीकें इस्तेमाल की थी वो भी बड़ी अजीब थी। उस तकनीक से उस लड़के की उंगली किसी हरे रंग के ड्रैगन की उंगली में बदल गई थी, जिससे उसकी शक्तियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। वहीं उस उंगली के बारे में सुनकर दूसरे आदमी ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे ख्याल से उसने ग्रीन ड्रैगन दल की युद्ध तकनीक इस्तेमाल की होगी। वो दल 4 गुप्त दलों में से एक है। खैर, तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि उस लड़के ने हमारी बात के लिए इनकार कर दिया है, पर हमें किसी भी कीमत पर वो लड़की चाहिए है। अगर हम उसके शरीर में छिपी प्राचीन शक्तियां छीनने में कामयाब रहे तब तो हम जरूर 100 साम्राज्यों की जंग में अलग ही दिखेंगे, बल्कि हमें तो सबसे ताकतवर साम्राज्यों के योद्धाओं तक से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने में उसके सामने बैठे आदमी ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, अगर उस लड़के को बातें समझ नहीं आती तो हमारे पास एक ही चारा बचता है, और वो है वक्त आने पर उसे खत्म कर देने का। लेकिन फिलहाल तो हमें अपना पूरा ध्यान गजरत नीलामी में नीलाम होने वाले क्लास 5 के आत्माई खजाने पर रखना है। उसे हासिल करके तो हमें गजरत शहर के बाकी 3 महान साम्राज्यों से घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कशकार, तुम जाकर आराम करो और जल्द से जल्द अपने जख्म ठीक करो। इन लोगों को अगले कुछ दिन चैन से बिताने दो। एक बार नीलामी खत्म हो जाए तब हम इस लड़के ध्रुव से सारा हिसाब चुकता करेंगे। ये सुनकर कशकार ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो पलट कर वहां से चला गया। उसके जाने पर दोनों में से एक आदमी, जिसके चेहरे पर तलवार का घाव बना हुआ था, खूंखार अंदाज में खिड़की के बाहर देखकर कहने लगा, इस लड़के ने हमें कितना परेशान किया है। अगर हमारे पास और जरूरी मसले नहीं होते तो मैं खुद जाकर इस लड़के को खत्म कर देता। इस पर उसके सामने बैठे आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे इतना परेशान मत हो, एक बार हम क्लास 5 का आत्माई खजाना हासिल कर लें तब तो इनमें से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। इससे ज्यादा परेशान तो मैं इस बात को लेकर हूं कि उस आत्माई खजाने को हासिल करने के लिए हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर हम लोग गजरत शहर में नहीं होते तो मैं उस आत्माई खजाने को छीन ही लेता। यह सुनकर उस घाव वाले आदमी ने गुस्से भरी आवाज में कहा, चाहे हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, हम वो रकम वापस हासिल करके रहेंगे। बस थोड़े वक्त की बात है, हम किसी को भी जिंदा बचकर जाने नहीं देंगे। फिलहाल गजरत नीलामी की बातें सिर्फ वही नहीं बल्कि शहर में और बहुत सी जगहों पर हो रही थी। इस दौरान आज की रात लोगों की उम्मीद से बहुत अलग थी। पहले तो लोगों को लगा था कि वो छोटू को दबा सकते थे, लेकिन कशकार के साथ उसका मुकाबला देखकर वो समझ गए थे कि छोटू दबने वालों में से नहीं बल्कि दूसरों को दबाने वालों में से था। इस वक्त छोटू के चेहरे पर शांति थी, जिसके साथ वो उस दिशा में देखता जा रहा था जिस दिशा में कशकार भागा था। तभी सुखोव ने छोटू की तरफ देखा और उसकी आंखों में फिलहाल एक अजीब सी हैरानी नजर आ रही थी। इतने में पास ही खड़े ध्रुव शौर्य ने हंसते हुए कहा, छोटू, इस वायु बादल साम्राज्य से तेरी दुश्मनी तो बहुत गहरी हो गई है, अब मजा आएगा मुकाबलों में। यह सुनकर छोटू ने भी अपना सिर हिलाया, जिसके बाद उसने अपनी नजर सुखोव की तरफ करते हुए पूछा, शहर वालों की बातें क्या सच है? मेरा मतलब वायु बादल साम्राज्य के पास 2 लीडर्स हैं क्या? उसके इस सवाल पर सुखोव के चेहरे की घबराहट बढ़ने लगी और उसने थोड़ी परेशानी के साथ जवाब दिया, हाँ तुमने ठीक सुना है ध्रुव, उस साम्राज्य में 2 लीडर्स हैं और वो दोनों ही बहुत ताकतवर हैं। देखा जाए तो वो इस कशकार से बहुत ज्यादा अलग हैं, जो अभी अभी चौथे पड़ाव का निर्माण बना था। वो लोग बहुत वक्त पहले ही चौथे पड़ाव को पार कर चुके हैं, और तो और वो दोनों ही निर्माण सुनहरी रैंकिंग्स में शामिल हैं। ये कहते वक्त सुखोव के चेहरे की परेशानी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ गया था कि वायु बादल साम्राज्य को अपना जानी दुश्मन बनाना कितना ज्यादा खतरनाक था। और जैसी चीजें हो रही थी उस हिसाब से वो साम्राज्य बहुत जल्द छोटू और उसके साथियों पर हमला करता। तभी सुखोव ने छोटू की तरफ देखकर उसे आगे बताया,
और तो और उन दोनों लीडर्स के पास ऐसी खूंखार युद्ध तकनीकें हैं जिनके सामने अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। मुझे याद है कि बहुत वक्त पहले जब वो दोनों गजरत शहर आए थे, तब उन्होंने एक साथ 5 ताकतवर साम्राज्यों को खत्म कर दिया था, वो भी एक रात के अंदर अंदर। बल्कि इन लोगों की जंग एक और महान साम्राज्य चंद्रमणि साम्राज्य से भी हुई थी, लेकिन उसके बाद महान दल को बीच में आना पड़ा और उसने वो मसला सुलझा दिया। देखो ध्रुव, गजरत शहर के 4 महान साम्राज्यों में वायु बादल साम्राज्य सबसे ताकतवर है। इस पर अगर हम कशकार की ताकत को भी जोड़ दें तो उनके पास 3 ऐसे योद्धा हैं जो चौथे पड़ाव के निर्वाण हैं। रही बात बाकी तीनों साम्राज्यों की, तो उनके पास तो सिर्फ एक ही योद्धा है जो चौथे पड़ाव का निर्वाण है। ये सुनते हुए छोटू मनी मना भरने लगा। उसे समझ आ गया था कि महान साम्राज्यों में भी ताकतवर और कमजोर साम्राज्य थे। आखिर में सुखोव ने मजबूरी भरी आवाज में छोटू से कहा, 100 साम्राज्यों की जंग असल में महान साम्राज्यों की ही जंग है, इसलिए बाकी साम्राज्यों के वही लोग इसमें टिकते हैं जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आखिर तक टिकने वाले बाकी सभी लोग तो ऐसे महान साम्राज्यों के ही होते हैं। किसी मामूली योद्धा के लिए उनके बीच टिकना तकरीबन नामुमकिन होता है। वैसे गजरत शहर के इन 4 महान साम्राज्यों का रिश्ता वैसे ही बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में इस बार की नीलामी के बाद तो उनकी ये दुश्मनी और ज्यादा बढ़ने वाली है। मैंने सुना है कि 4 महान साम्राज्य क्लास 5 के आत्माई खजाने पर नजर गड़ाए हुए हैं। ऐसे में चाहे कोई भी साम्राज्य उसे हासिल क्यों ना करे, गजरत शहर में हंगामा तो मच कर रहेगा और उस वक्त 4 की जानी दुश्मनी भी उफन कर बाहर निकलेगी। इस बात को समझते हुए छोटू भी हामी भरने लगा। वो जानता था कि महान साम्राज्यों के लोगों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए वो ताकत के ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते थे, जबकि कोई मामूली योद्धा शायद अपनी जिंदगी में इतनी चीजें देख भी नहीं पाते थे जितना कि महान साम्राज्यों के योद्धा कम उम्र में इस्तेमाल कर लिया करते थे। इतने में छोटू ने जब अपनी नजर आसमान की तरफ की, तब उसे एक तूफान की आहट महसूस होने लगी। वो जानता था कि जिस दिन नीलामी खत्म होगी उस दिन गजरत शहर में हाहाकार मचने वाला था, जिसमें बहुत बड़ा हाथ वायु बादल साम्राज्य का भी होता। जैसे जैसे 100 साम्राज्यों की जंग नजदीक आती जा रही थी, वैसे वैसे गजरत शहर में लोगों की तादाद भी बढ़ती चली गई। हर दिशा से काबिल और ताकतवर योद्धा आते जा रहे थे, जिससे आसपास के माहौल में एक अजीब गर्मजोशी छा गई। पिछले 2 दिनों में ढेर सारे लोग आकर निर्वाण इमारत में इम्तिहान दे चुके थे, लेकिन कोई भी जमीन लेवल की पहली 3 रैंक्स को छू तक नहीं पाया था, और तो और उनके लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन भी था। इस हिसाब से छोटू और उसके साथियों ने जो कर दिखाया था वो गजरत शहर के इतिहास में सुनहरे लफ्जों में लिखा जा चुका था। वहीं जब छोटू और कशकार के मुकाबले की खबर शहर में फैलने लगी तो बहुत से लोगों के मुंह हैरानी में खुले के खुले रह गए। पर सबसे ज्यादा हैरानी तो लोगों को इस बात की थी कि खूंखार और गुरूर से वायु बादल साम्राज्य अब तक बिल्कुल शांत था, लेकिन कुछ समझदार लोग समझ गए थे कि उनकी इस शांति के पीछे की वजह क्या थी। एक बार क्लास 5 के आत्माई खजाने का मसला खत्म हो जाता, तब वो साम्राज्य छोटू से अपना बदला पूरा करता। इसी तरह 2 दिन बीत गए थे और आखिरकार नीलामी का दिन आ ही गया था। गौर करने वाली बात थी कि गजरत नीलामी शहर के उत्तरी हिस्से में एक बहुत बड़े मैदान में होने वाली थी। सबसे बड़े शहरों में से एक कहलाने वाले गजरत शहर के पास जमीन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए चाहे वहां इकट्ठा हुए लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी, पर मैदान में हर किसी के बैठने का इंतजाम किया गया था। जब छोटू और उसके साथी उस बड़े से मैदान में आए जो लोगों से खचाखच भरा था, तब लोग उसकी ही बातें कर रहे थे। छोटू महसूस कर रहा था कि बहुत से लोगों की नजरें उस पर ही थी, क्योंकि महज 2 दिनों में छोटू गजरत शहर का एक जाना माना नाम हो गया था। इतने में छोटू के कानों में एक पहचानी हुई आवाज पड़ी, क्लास 5 का आत्माई खजाना तो कुछ ज्यादा ही खास है। जरा देखो तो, कशकार को हराने वाला महान योद्धा ध्रुव रायजादा तक इसके लिए खिंचा चला आया। यह आवाज सुनकर जब छोटू ने पलट कर देखा तो उसे देखा कि टांगरा और उसके साथी चलकर छोटू की तरफ ही आ रहे थे। छोटू टांगरा की इज्जत करता था, क्योंकि उसकी ही तरह वो भी किसी महान साम्राज्य से नहीं आता था। ऐसे में ताकत के इस मुकाम तक पहुंचने में उसने बहुत मेहनत की होगी। इतने में टांगरा ने एक नजर आसपास देखते हुए धीमी आवाज में छोटू से कहा, दोस्त ध्रुव, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ क्लास 5 के आत्माई खजाने के लिए आए हो, लेकिन जैसी मुझे खबर मिली है उस हिसाब से उस चीज को जीतने वाला वायु बादल साम्राज्य होगा। वो लोग उसे जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, पर जैसे ही वो आत्माई खजाना उनके पास आ जाएगा तब वो लोग उन सभी लोगों से बदला पूरा करना शुरू करेंगे जो भी उनके खिलाफ गए हैं, और मेरा मानना है कि वो सबसे पहले तुमसे हिसाब चुकाने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्त, संभल कर रहना। उसकी बात पर छोटू एक पल के लिए हैरान रहा, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए टांगरा का शुक्रिया अदा किया। अपनी बात पूरी करके टांगरा और उसके साथी अपनी जगह पर चले गए। वहीं टांगरा के जाने के बाद छोटू ने मनी मन सोचना शुरू किया, ऐसा लगता है कि वायु बादल साम्राज्य आज पूरी तैयारी के साथ आने वाला है। ऐसा सोचने के बाद छोटू और उसके साथी उस बड़े से मैदान में जगह देखकर बैठ गए।
इतने में ध्रुव शौर्य ने आसपास नजरें घुमानी शुरू की और मैदान में मौजूद ताकतवर योद्धाओं को देखकर कहा, ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 दिनों में बहुत से ताकतवर योद्धा गजरत शहर आ गए हैं। इतने में छोटू भी आसपास देखने लगा और तभी मैदान में हलचल मचने लगी। यह हलचल थी ढेर सारे योद्धाओं के एक साथ आने की, जिनके आने पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे वो देखो, चंद्रमणि साम्राज्य के लोग यहाँ आ गए हैं। उस साम्राज्य के ढेर सारे लोगों में छोटू को एक पहचाना चेहरा भी नजर आया, जो था जैस्मीन का। जैस्मीन के ठीक बगल में सफेद कपड़ों वाला एक आदमी खड़ा था, जिसकी शक्तियों को महसूस कर छोटू के चेहरे पर हैरानी दिखी। दरअसल उस आदमी की शक्तियां कशकार की शक्तियों से 2 गुनी ताकतवर थीं। वहीं जब सुखोव ने देखा कि कैसे छोटू उस आदमी की तरफ देखता जा रहा था, तो उसने छोटू को बताया, तुम जिस आदमी को देख रहे हो वही है चंद्रमणि साम्राज्य का लीडर मौली। जिस दौरान छोटू मौली को देख रहा था, उस वक्त मौली ने भी कुछ महसूस कर तुरंत अपनी नजरें छोटू की तरफ की और वो मुस्कुराने लगा। मौली की मुस्कुराहट देखकर छोटू ने भी अपना सिर हिलाया। चंद्रमणि साम्राज्य के उस मैदान में आने के कुछ देर बाद 2 और ताकतवर साम्राज्य उस जगह पर आ गए। फिर सभी की निगाहों के सामने वो भी सबसे आगे की तरफ बैठने लगे। इतने में सुखोव ने आगे खड़े हरे कपड़ों वाले आदमी की तरफ इशारा कर छोटू से कहा, वो आदमी है इस शहर के 4 महान साम्राज्यों में से एक, वन साम्राज्य का लीडर भाटी। ये भी बेहद ताकतवर है और इसकी गिनती निर्वाण सुनहरी रैंकिंग में होती है। और इससे थोड़ी दूरी पर खड़ा आदमी है मोफान, जो लिहाज साम्राज्य का लीडर है। इस दौरान छोटू गौर से उन दोनों लीडर्स को देखता रहा, जिनके शरीर से उसे बेहद खतरनाक शक्तियां महसूस हो रही थी। वो समझ गया था कि इतने ताकतवर योद्धाओं से निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। भले उस मैदान में इस वक्त बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन एक बात तो साफ हो गई थी कि इन तीनों लीडर्स के मुकाबले बाकियों की शक्तियां बहुत ज्यादा नहीं थी। एक पल बाद छोटू ने अचानक अपनी नजर बाहर की तरफ घुमाई, जहां उसे कुछ महसूस होने लगा। छोटू को एहसास हो रहा था कि 2 बेहद ताकतवर शक्तियां तेज रफ्तार में मैदान की तरफ बढ़ती जा रही थीं। ये कुछ ऐसा था जैसे शक्तियों का कोई ताकतवर बवंडर उस मैदान को उड़ाने के लिए तैयार था। इस एहसास के बारे में सोचकर छोटू ने धीमी आवाज में कहा, मेरे ख्याल से यह आहट वायु बादल साम्राज्य के लीडर्स की होनी चाहिए। और जैसे कि छोटू को लगा था, वैसे ही दोनों ताकतवर शक्तियां मैदान के पास आ गईं और उनकी हंसी चारों तरफ सुनाई देने लगी। लगता है कि सभी लोग हमसे जल्दी यहां आ गए हैं। खैर, चाहे कितने भी लोग क्यों ना आए हो, क्लास 5 का आत्माई खजाना तो हमारा वायु बादल साम्राज्य ही हासिल करके रहेगा। आज मैं भी देखना चाहूंगा कि किसमें इतनी हिम्मत है जो हमारे खिलाफ जाकर हमसे कोई चीज छीन सकता है। यह आवाज सुनकर छोटू ने अपनी नजर उस दिशा में की जहां से वो आवाज सुनाई दी थी। वहां उसे देखा कि 2 परछाइयां आसमान में उड़ रही थीं, जिनके ठीक बगल में था एक पहचाना हुआ चेहरा। ये चेहरा था कशकार का, जिससे 2 दिन पहले छोटू का मुकाबला हुआ था। वहीं उन दोनों लीडर्स के मैदान में आते ही उस जगह का शोर एक अजीब सी खामोशी में बदल गया, जिसमें बाकी महान साम्राज्यों के लीडर्स ने भी कुछ नहीं कहा। यह देखकर छोटू ने आह भरते हुए कहा, मानना पड़ेगा, वायु बादल साम्राज्य है तो बड़ा ताकतवर। जिस दौरान छोटू ये कह रहा था, उतने में दोनों आदमियों में से एक, जिसके चेहरे पर तलवार का जख्म बना था, अपनी नजरें घुमाने लगा। इस दौरान उसकी नजर एक जगह पर गई, जहां बैठे एक लड़के को देखकर उसने हंसते हुए कहा, तू ही है ना ध्रुव रायजादा? बच्चों, नीलामी के बाद मिल। ये नीलामी तेरी जिंदगी की आखिरी नीलामी होने वाली है और ये दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो आखिर कैसे बच पाएगा छोटू वायु बादल साम्राज्य के दोनों खूंखार लीडर्स से? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वायु बादल साम्राज्य के लीडर की खूंखार हंसी उस मैदान में सुनाई देने लगी, लेकिन जिस बात से लोगों के चेहरों का रंग बदल गया था वो ये थी कि उस आवाज में किस तरह का जानलेवा इरादा झलक रहा था। इस वक्त सभी की नजर छोटू पर हो गई, लेकिन लोग ये जानकर हैरान हो गए कि इतने बड़े साम्राज्य के लीडर की धमकी के बावजूद छोटू के चेहरे पर परेशानी नहीं दिख रही थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा था। वहीं छोटू के ठीक बगल में बैठे ध्रुव शौर्य ने गौर से उस लीडर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर तलवार का घाव बना था। उसे देखकर ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आने लगी, जैसे वो उससे बहुत नाराज हो गया था। इस वक्त निंजा के चेहरे पर भी नाराजगी दिख रही थी, जिसके साथ ही उसने अपनी भारी आवाज में उस लीडर से कहा, तेरी हिम्मत है तो हाथ लगा कर देखा, मारने की बात तो बहुत दूर की है। उसके इतना कहते ही पूरे नीलामी के मैदान में एक अजीब खामोशी छा गई और हर कोई निंजा को ही देखने लगा। निंजा के शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकल रही थीं, जिसे महसूस कर लोगों के चेहरों का रंग बदलने लगा। यहां तक कि मौली और बाकी साम्राज्य वाले भी हैरत भरी निगाहों के साथ निंजा को देखने लगे। किसी ने नहीं सोचा था कि इतने बड़े और खतरनाक साम्राज्य की धमकी के बावजूद छोटू और उसके साथियों का खुद पर यकीन जरा भी नहीं डगमगाया होगा।
निंजा की इस हरकत को देखकर चेहरे पर घाव वाले आदमी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, इस कमबख्त की इतनी हिम्मत जो ये मुझसे ऐसे बात करेगा। ये कहते हुए वो भी अपने शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकालने लगा, जैसे वो निंजा पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। तभी छोटू ने बीच में आकर घाव वाले लीडर से कहा, हर किसी को बात करना आता है। मेरे ख्याल से अपनी दुश्मनी तब खत्म करेंगे जब ये नीलामी खत्म हो जाए। तब तक बेहतर यही होगा कि सब अपनी अपनी जगह पर चले जाएं। वहीं उसकी बात पर घाव वाले आदमी के ठीक बगल में मौजूद आदमी ने गौर से छोटू की तरफ देख कर कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा लड़के, एक बार ये नीलामी तो खत्म हो जाए, मैं वादा करता हूं कि वायु बादल साम्राज्य का कोई भी दुश्मन इस मैदान से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। थोड़ी देर और जी ले और अपनी बची कुची जिंदगी का लुत्फ उठा ले। इतना कहकर वो आदमी घाव वाले लीडर को अपने साथ लेकर कुर्सियों की तरफ बढ़ने लगा। जब दोनों तरफ के लोग बैठ गए तो मैदान में फैले तनाव का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। बहुत से लोगों की नजरें छोटू की तरफ ही देखती जा रही थी। आखिर कोई नहीं समझ पा रहा था कि इतनी कम उम्र में छोटू के पास इतनी हिम्मत आ कहां से रही थी। ऐसे लोगों में गजरत शहर के बाकी तीनों महान साम्राज्य भी थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नीलामी में और बहुत से ताकतवर लोग आते गए। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस जगह पर अनगिनत लोग मौजूद थे। तभी छोटू के बगल में बैठे सुखोव ने उससे धीमी आवाज में कहा, चेहरे पर घाव वाले जिस आदमी ने तुम्हें धमकाया था, उसका नाम है मंगल। उसे इस गजरत शहर में कसाई के नाम से बुलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब से वो इस प्राचीन जंग के मैदान में आया है, तब से आज तक वो सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। और तो और लोगों को मारने का उसका तरीका बहुत ही बेरहमी भरा है। रही बात उस दूसरे लीडर की, तो उसका नाम है कावा। अगर मंगल वो दरिंदा है जिसे सिर्फ लोगों को जान से मारने आता है, तो कावा वो जंगली सांप है जो अंधेरे में छुपकर अपने शिकार का इंतजार करता है और अचानक उस पर हमला कर उसे खत्म कर देता है। मुझे जो जानकारी मिली है उस हिसाब से इस आदमी ने किसी प्राचीन दल की अमानत हासिल कर ली थी, इसलिए उसकी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोनों लीडर्स के बारे में सुनकर छोटू बात को समझते हुए अपना सिर हिलाने लगा। वो ये तो समझ गया था कि मंगल और कावा कोई मामूली योद्धा नहीं थे कि जिन्हें हल्के में लेने की गलती की जा सकती थी। वो तो अगर छोटू के साथ उसके साथ ही नहीं होते तो शायद वो कभी इन लोगों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। पर छोटू जब से प्राचीन जंग के मैदान में आया था, तब से अब तक अकेले ही वो सब कुछ हासिल करता आ रहा था। ध्रुव शौर्य उस वक्त एक आत्मा था और निंजा महज एक तिलिस्मी जानवर। इस मुश्किल सफर में दुश्मनों से निपटने में ज्यादातर छोटू को अकेले ही रहना पड़ता था, लेकिन फिर भी छोटू इन मुश्किलों से निकलने में कामयाब रहा। ऐसे में अब जो कि उसके साथी भी इतने ताकतवर हो गए थे, तो वो कैसे डरकर हार मान लेता। जिस दौरान छोटू इस बारे में सोचने लगा था, उस वक्त सामने बैठे लीडर्स में कावा ने सामने देखते हुए पूछा, क्या सारी तैयारियां हो गई मंगल? इस पर उसके बगल में बैठे आदमी ने जवाब दिया, फिक्र मत करो कावा, सारी तैयारियां हो गई हैं। जैसे ही सही वक्त आएगा तब मौली और बाकियों को ऐसा तोहफा मिलेगा जिससे हर कोई दंग रह जाएगा। एक बार ये मसला खत्म हो जाए तब तो मैं उस लड़के और उसके साथियों को इतनी बेरहम मौत दूंगा कि उनकी साथ पुश्ते कांप उठेंगी। बस हमारे हाथ वो क्लास 5 का आत्माई खजाना लग जाए, तब तो पूरे जंग का मैदान हमारी मुट्ठी में होगा। मंगल के चेहरे की खूंखार झलक और ज्यादा बढ़ती गई। वो जैसे ही आगे कुछ कहने वाला था, अचानक से उसे जैसे एक झटका लगा और उसकी नजर तुरंत नीलामी के मैदान के बीचों बीच गई। उस जगह पर एक मंच था जहां एक आदमी चलकर आया। मैदान में मौजूद लोगों ने देखा कि वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो काले रंग के कपड़े पहने हुए था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और हर किसी की नजर को अपनी तरफ देखकर भी उसमें कोई हलचल नहीं दिखी। वहीं उस आदमी के मंच पर आते ही छोटू की नजर भी तुरंत उस पर हुई। छोटू महसूस कर पा रहा था कि उस आदमी के शरीर में छुपी हुई बेहद खतरनाक शक्तियां थी। इतने में सुखोव ने भी उस आदमी को देखकर छोटू को बताया, जिस आदमी को तुम मंच पर देख रहे हो वही है गजरत शहर की निगरानी रखने वाले महान दल का योद्धा जक्कार। कभी भी किसी ने इसे कुछ करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि इसके पीछे महान दल जो है, इसलिए जब भी ये कुछ कहता है तो महान साम्राज्य तक चुपचाप इसकी बात मान लेते हैं। उसकी बात सुनकर छोटू अपना सर हिलाने लगा। दूसरी तरफ वो आदमी जो मंच पर चलकर आया था, मैदान में बैठे हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा। शायद उस जगह पर मौजूद ज्यादातर लोग उसे पहचानते थे, इसलिए एक झटके में इज्जत भरी निगाहों के साथ हर कोई शांत हो गया। यहां तक कि महान साम्राज्यों के योद्धाओं के चेहरों पर भी गुरूर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में मंच पर आए आदमी ने चारों तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, तुम सभी लोग यहां इसलिए आए हो ताकि गजरत शहर की नीलामी में हिस्सा ले सको। इसलिए मैं नियमों पर फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। इस नीलामी में लड़ना मना है, इसलिए चाहे तुम किसी भी साम्राज्य से क्यों ना आते हो,
किसी से लड़ते ही तुम्हें इस जगह से भगा दिया जाएगा, और अगर तुमने दूसरी बार भी नियम तोड़ा तो तुम्हें कभी 100 साम्राज्यों की जंग में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। क्या मेरी बात सभी की समझ में आई? इतने में उसकी नजर सभी से होते हुए छोटू पर आकर रुकी। छोटू के ठीक बगल में उसे ध्रुव शौर्य भी दिखा, जिसे देखकर उस आदमी के चेहरे का रंग बदलने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन ध्रुव के बारे में उस आदमी को कुछ अजीब लग रहा था। ध्रुव के पास से उसे एक बेहद खतरनाक अनजानी शक्ति महसूस हो रही थी, जिस वजह से वो आदमी इतना हैरान था। लेकिन एक पल बाद उसने इस ख्याल को अपने दिमाग से अलग किया। मैं भी क्या ही सोच रहा हूं। एक पल बाद जब उसने अपनी नजरें बाकियों की तरफ की, तब ध्रुव शौर्य ने चैन की सांस लेते हुए कहा, छोटू, इस आदमी की अंदरूनी शक्तियां तो बहुत ही खतरनाक है। ये पता लगाने ही वाला था कि मेरी शक्तियां इस दुनिया की नहीं है। वो तो मैंने वक्त पर अपनी शक्तियों को काबू कर लिया, इसलिए उन्हें पहचान नहीं पाया। ध्रुव की बात सुनकर छोटू ने भी चैन की सांस ली। जब वो आदमी ध्रुव की तरफ देख रहा था, तभी छोटू घबराने लगा था कि कहीं उस आदमी को ध्रुव की सच्चाई के बारे में पता ना चल जाए। इतने में मंच पर खड़े उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं बताना चाहूंगा कि इस बार की नीलामी में बहुत सी अनोखी चीजें नहीं आई हैं, लेकिन जितनी भी चीजें नीलाम होने आई हैं उन सभी को चुन चुन कर यहाँ लाया गया है, इसलिए ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा अनोखी हैं। मेरा मानना है कि तुम लोग इन चीजों में जरूर दिलचस्पी दिखाओगे। इतना कहकर उस आदमी ने जैसे ही अपना हाथ लहराया तो 10 से भी ज्यादा चमकती हुई रोशनियां उसके पास से निकली और मंच पर दिखाई देने लगी। इस वक्त मैदान में आए हर किसी की नजर मंच पर गई, क्योंकि वो महसूस कर पा रहे थे कि मंच पर मौजूद सभी चीजें बेहद कीमती थी। सभी रोशनियों के ऊपर एक पर्पल रंग की रोशनी थी, जिसके आसपास खास तरह की शक्तियों के गोले थे। इन गोलों से ऐसी शक्तियां निकल रही थीं जिसे महसूस कर कोई भी घबरा जाता। इस तरह की शक्ति महसूस कर पूरा मैदान एक अजीब खामोशी में डूब गया। फिर अगले ही पल सभी की नजरों में आग की चमक दिखने लगी, क्योंकि वो लोग उस चीज को पहचान गए थे। वो जानते थे कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती थी जिसमें इस कदर शक्ति हो सकती थी। तभी छोटू ने उस पर्पल रोशनी पर गौर करते हुए कहा, तो यही है वो क्लास 5 का आत्माई खजाना जिसके लिए हर कोई यहाँ इकट्ठा हुआ है। उस चीज की चमक इतनी ज्यादा थी कि अगर ज़क्कार मंच पर नहीं होता तो मैदान में हर किसी के बीच एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती उसे हासिल करने के लिए। वो चमक किसी की समझ तक पर हावी हो सकती थी। इस दौरान मंच पर खड़े ज़क्कार ने सभी की आंखों में जलती आग को देखा, जिसके बाद उसने अपना हाथ लहराकर एक रोशनी को अपने हाथों में लिया। हाथों में आते ही उस रोशनी की चमक कमजोर पड़ने लगी और वो देखते ही देखते 3 फुट बड़ी तलवार में बदल गई। उस तलवार के तैयार होते ही ज़क्कार ने सभी से कहा, नीलामी के लिए आने वाली पहली चीज है ये क्लास 4 का आत्माई खजाना, आत्म पर्वत तलवार। ये तलवार सबसे खास क्लास 4 के आत्माई खजानों में से एक है। यहां तक कि किसी तीसरे पड़ाव के निर्माण का सुनहरा शरीर तक इसकी तेज धार को नहीं संभाल पाता। उस तलवार की नोक चमकती हुई नजर आ रही थी, जिसे घुमाते हुए ज़क्कार ने कहा, इस अनमोल आत्माई खजाने की कीमत शुरू होती है 3 लाख निर्वाण गोलियों से। और जैसे ही ज़क्कार ने इतना कहा तो बोलियों की लाइन लग गई और मैदान में मौजूद लोग उस खास तलवार के लिए बोलियां बढ़ाते गए। जाहिर सी बात थी कि निर्वाण सुनहरे शरीर से भी ज्यादा मजबूत ये तलवार मुकाबले में बहुत काम आ सकती थी। इस दौरान छोटू देखता गया कि कैसे बोलियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। वहीं जब उसने ज़क्कार के सिर के ऊपर नजर घुमाई तो उसे देखा कि वो बाकी रोशनियों के अंदर झांक तक नहीं पा रहा था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उन पर एक खास तरह की सील चढ़ाई गई थी। पर छोटू अपनी अंदरूनी शक्तियों की मदद से इतना तो महसूस कर पा रहा था कि इन चमकती रोशनियों में ढेर सारी शक्ति थी। इतने में उसके बगल में बैठे सुखोव ने कुछ सोचते हुए कहा, ध्रुव, यहां मौजूद लोगों की बोलियां देखकर तो मुझे लगता है कि अगर तुम उस क्लास 5 के आत्माई खजाने पर बोली लगाना चाहोगे तो तुम्हें ऐसा करने के लिए कम से कम 50 लाख निर्वाण गोलियां तो चाहिए ही होंगी। नहीं तो शायद तुम सिर्फ नीलामी देख सकोगे, और शायद 50 लाख गोलियां तो सिर्फ शुरुआती बोली होगी। जाहिर सी बात है कि ऐसा खजाना अनमोल होता है और हर किसी के नसीब में नहीं होता, इसलिए महान साम्राज्य इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहेंगे। उसकी बात पर छोटू के चेहरे पर हंसी आ गई। इतनी बड़ी रकम रखने के बारे में छोटू सोच भी नहीं सकता था। वैसे भी जब वो खजाना हासिल करने गया था तब उसका ध्यान निर्वाण गोलियों को हासिल करने में नहीं था। और भले ही उसके पास ढेर सारी निर्वाण गोलियां नहीं थी, लेकिन छोटू के पास और भी बेशकीमती चीजें तो थी ही। जैसे छोटू ने गोलियों के कमरे में से एक ऐसी जादुई गोली हासिल की थी जो बहुत ही ज्यादा कीमती मानी जाती थी। उस एक जादुई गोली के बदले ना जाने कितनी निर्वाण गोलियां हासिल की जा सकती थी। इस मायने में छोटू भी महान साम्राज्यों को टक्कर दे सकता था क्लास 5 का आत्माई खजाना हासिल करने के लिए। देखते ही देखते नीलामी में आई पहली चीज नीलाम हो गई। आखिर में उस ताकतवर तलवार की बिक्री 5 लाख निर्वाण गोलियों में हुई थी। अगली कुछ चीजें जो नीलामी में नीलाम होने के लिए आई थी वो और भी ताकतवर क्लास 4 के आत्माई खजाने थे। कुछ ऐसे खजाने थे जो हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाते,
तो कुछ ऐसे थे जिनसे बचाव किया जाता। कुल मिलाकर ये सभी चीजें बेहद ताकतवर थी। जैसे जैसे नीलामी आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे नीलामी के लिए आने वाली चीजें भी खास होती गईं। इस वजह से पूरा मैदान एक अलग जोश से भर गया था। लेकिन फिर भी महान साम्राज्यों ने अभी तक नीलामी में हिस्सा नहीं लिया था। जाहिर सी बात थी कि वो अपनी निर्वाण गोलियां बाकी किसी चीज में इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। उनकी ही तरह छोटू भी इन क्लास 4 के आत्माई खजानों में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। तभी अचानक मंच पर खड़े ज़क्कार के हाथों में एक हरे रंग का फल दिखाई देने लगा, जिसमें से ढेर सारी शक्तियां महसूस की जा सकती थी। उस फल को बाहर लाते ही ज़क्कार ने सभी को बताया, अगली चीज जो नीलामी के लिए आ रही है वो एक बहुत ही खास जड़ी बूटी है। इस जड़ी बूटी का नाम है आत्म संतुलन फल। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि ऐसा कोई फल इस दुनिया में पाया भी जाता है, लेकिन इसके असर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कभी कभार शरीर की शक्तियां किसी पर हावी होने लगती हैं, इसलिए वो जख्मी हो जाता है, लेकिन यह खास आत्म संतुलन फल किसी के शरीर की शक्तियों को काबू में लाने में कारगर साबित होता है। जैसे ही छोटू ने उस फल के बारे में सुना तो वो एक पल के लिए हैरान हुआ। दरअसल उसने भी आज तक किसी ऐसे फल के बारे में नहीं सुना था। तभी उसके पास बैठे ध्रुव शौर्य ने कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा अंदाजा सही था छोटू, ऐसी चीज नीलामी के लिए आई गई, हमें इसके लिए बोली लगानी होगी। अगर हम इसे हासिल करने में कामयाब हुए तो हम इसकी मदद से सूरी के शरीर में बेकाबू प्राचीन शक्तियों को काबू कर सकेंगे। इस तरह की खास जड़ी बूटी किसी निर्वाण रैंक के योद्धा के काम नहीं आएगी, क्योंकि उसके शरीर में सिर्फ एक ही तरह की शक्ति होती है। लेकिन ऐसी जड़ी बूटी के लिए इंद्रजीत रैंक के योद्धा पागल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस रैंक पर शरीर में आम शक्तियों के अलावा भी शक्तियां होती हैं जिन्हें काबू करना बेहद मुश्किल होता है। अगर गलती से भी ये चीज बाहर आ गई तो इंद्रजीत रैंक के योद्धा आपस में मर मिटने को तैयार हो जाएंगे इस चीज के लिए। मगर अच्छी बात है कि इस जगह पर ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग प्राचीन किताबें ना पढ़कर अच्छा ही करते हैं। कम से कम इस वजह से ऐसी किताबें पढ़ने वाले तो बहुत फायदे में रहते हैं। जिस दौरान ध्रुव छोटू को उस जड़ी बूटी के बारे में बता रहा था, उतने में मंच पर खड़े ज़क्कार ने चिल्लाकर कहा, आत्म संतुलन फल की बोली शुरू होती है 10 लाख निर्वाण गोलियों से। इस कीमत को सुनकर हर कोई परेशान लगने लगा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कोई जड़ी बूटी इतनी ऊंची कीमत पर कैसे बिक सकती थी। पर चाहे कुछ क्यों ना था, ये नीलामी दिलचस्प तो होने ही वाली थी। तो कैसे कामयाब होगा छोटू क्लास 5 का आत्माई खजाना हासिल करने में? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लोगों की इस हैरानी के बावजूद ज़क्कार ने कुछ नहीं कहा। वो इस बात को अच्छी तरह समझता था कि वो जड़ी बूटी कितनी बेशकीमती थी। उसे यह भी पता था कि वहां मौजूद लोग उस जड़ी बूटी की कीमत नहीं समझेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जगह पर मौजूद लोगों के लिए वो जड़ी बूटी किसी काम की ही नहीं थी। इस ख्याल के चलते ज़क्कार के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट दिखी और वो देखने लगा कि कैसे कोई बोली लगाने के लिए आगे नहीं आया। पर कुछ पल के सन्नाटे के बाद अचानक छोटू की आवाज उस जगह पर सुनाई पड़ी, 11 लाख निर्वाण गोलियां। छोटू की बोली ने सभी का ध्यान एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। अनगिनत लोग उसकी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगे। बहुत से लोगों को तो ऐसा लग रहा था जैसे छोटू को कुछ पता ही नहीं था और वो बेवकूफी में इतनी बड़ी रकम लगा रहा था। वहीं छोटू की बोली सुनकर सूरी के चेहरे का भी रंग बदलने लगा। वो अच्छी तरह समझ रही थी कि छोटू ने वो बोली उसके लिए वो आत्म संतुलन फल हासिल करने के लिए लगाई थी, लेकिन 11 लाख निर्वाण गोलियों की रकम बहुत ज्यादा थी। इस दौरान नीलामी के मंच पर खड़े ज़क्कार के चेहरे पर भी हैरानी दिखने लगी। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कोई इस आत्म संतुलन फल पर बोली लगाने वाला था, इसलिए उसने गौर से छोटू की तरफ देखना शुरू किया। छोटू की इस बोली के बाद किसी ने भी हिम्मत नहीं की आगे बोली लगाने की। जाहिर सी बात थी कि बाकी लोग छोटू की तरह पागल नहीं होना चाहते थे। ये नजारा देखकर छोटू के चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। वो कुछ कहना चाहता था कि तभी सामने बैठे लोगों में एक आदमी की रौबदार आवाज सुनाई पड़ी, 12 लाख निर्वाण गोलियां। ये आवाज थी वायु बादल साम्राज्य के कावा की। वहीं अपनी बोली लगाते ही उसने अपनी नजरें घुमाकर छोटू की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट आ गई। ये कुछ ऐसा था जैसे वो छोटू को परेशान करने के लिए बोली लगा रहा था। वहीं छोटू भी घूरते हुए कावा की तरफ देखता रहा, जिसके बाद उसने सामने की तरफ देखकर बोली लगाई, 15 लाख निर्वाण गोलियां। लेकिन कावा तो बड़े आराम से बोली बढ़ाता गया, 17 लाख निर्वाण गोलियां। वैसे तो वो छोटू और उसके साथियों से बदला लेना चाहता था। एक बार वो क्लास 5 का आत्माई खजाना हासिल कर लेता, लेकिन फिर भी उसे अपने दुश्मनों को चिढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा था। तभी छोटू ने अपना सर हिलाते हुए कहा, 20 लाख निर्वाण गोलियां। और इस रकम को सुनते ही जैसे सूरी के पैरों तले जमीन खिसक गई और साथ ही उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसने गुस्से भरी नजरों से कावा की तरफ देखना शुरू किया, जिसने छोटू को इतनी बड़ी रकम लगाने पर मजबूर कर दिया था।
वो तो अगर सुखोव सूरी को रोक कर नहीं रखता तब तो सूरी छोटू से बोली आगे ना बढ़ाने के लिए कह चुकी होती। वहीं छोटू के बगल में बैठा ध्रुव शौर्य भी गुस्से भरी नजरों से कावा की तरफ देखे जा रहा था, जिसके बाद उसने सूरी को समझाते हुए कहा, फिक्र मत करो सूरी, इस आत्म संतुलन फल के लिए 20 लाख निर्वाण गोलियां खर्चना भी जायज है। इतने में सामने बैठे कावा ने हंसकर अपने हाथ लहराते हुए कहा, देखो चारों गुप्त दलों में से एक की अमानत तुम्हें मिली है, इसका मतलब तुम्हारे पास तो बहुत दौलत होगी। ऐसे में मैं कहां तुम्हें टक्कर दे सकता हूं। अब जो कि तुम इस फल को इतनी बुरी तरह हासिल करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। जाहिर सी बात थी कि कावा को वो फल नहीं चाहिए था, बल्कि वो तो सिर्फ छोटू को चिढ़ाने के लिए उस फल का दाम बढ़ा रहा था। वहीं छोटू ने कावा की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही उसने एक बड़ी पोटली बाहर निकाली, जिसे उसने सीधे जक्कार की तरफ फेंका। जब जक्कार ने उसे खोलकर देखा तो सौदे के लिए राजी होते हुए आत्म संतुलन गोली छोटू की तरफ फेंक दी। छोटू ने उस गोली को अपने पास रख लिया, लेकिन सूरी के चेहरे की नाराजगी तो मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये कावा तो बहुत ही मनहूस आदमी है। उसकी बात पर छोटू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, परेशान मत हो सूरी, अगली बार मैं इससे पूरी रकम और सूद निकलवा कर रहूंगा। ये कहते वक्त छोटू की आंखों में अजीब चमक दिखने लगी थी, क्योंकि कावा की हरकत ने उसे बहुत ज्यादा नाराज कर दिया था। धीरे धीरे वहां मौजूद लोगों की नजर छोटू से अलग होते हुए मंच पर पड़ी। सभी समझ गए थे कि कावा सिर्फ उस फल का दाम बढ़ाना चाह रहा था, उसे खरीदना नहीं। लेकिन वायु बादल साम्राज्य जैसे साम्राज्य के लिए ये बहुत आम बात थी। वहीं छोटू से काफी दूर बैठे चंद्रमणि साम्राज्य का मौली गौर से छोटू को देखता गया। वो सच में इस बात से काफी हैरान हो गया था कि कावा के उकसाने पर भी छोटू ने अपना आपा नहीं खोया। तभी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने कहा, इस कावा ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया ध्रुव को भड़काकर। चीजें अब और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली हैं। वहीं आत्म संतुलन का शोर धीरे धीरे गायब होने लगा और मंच के ऊपर खड़े जक्कार ने अगली नीलामी पर गौर किया। नीलामी के लिए आई अगली चीज एक आत्म श्रेणी की युद्ध तकनीक थी। इस तरह की युद्ध तकनीक वहां मौजूद ज्यादातर लोगों के लिए बहुत खास थी, इसलिए कुछ ही पलों में उसकी कीमत 15 लाख निर्वाण गोलियों तक पहुंच गई। लेकिन छोटू को तो इस नीलामी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। देखते ही देखते उस तकनीक की बोली 18 लाख तक पहुंच गई, जिसे छोटू देखता रहा। आखिर में वो युद्ध तकनीक 23 लाख निर्वाण गोलियों में नीलाम हुई, जिसे एक महान साम्राज्य ने हासिल किया था। जैसे जैसे सभी नीलामियां होती जा रही थीं, वैसे वैसे लोगों की आंखों की चमक बढ़ती गई। जो भी चीजें नीलामी में आई वो सभी आत्म श्रेणी की युद्ध तकनीकें थीं जो बेहतर होती जा रही थीं। देखते ही देखते इन तकनीकों की कीमत 25 लाख निर्वाण गोलियों तक चली गई। जब दूसरी बार छोटू का ध्यान नीलामी में हुआ तो वो एक आत्म श्रेणी की युद्ध तकनीक के लिए था, जिसका नाम था भगोड़ा बैल तकनीक। उस तकनीक की कीमत 28 लाख निर्वाण गोलियां थीं, पर छोटू ने 30 लाख गोलियों की बोली लगाकर बाकी सभी को इस नीलामी से दूर कर दिया। इससे साफ हो गया कि वो इस तकनीक को सच में हासिल करना चाहता था। इस दौरान आसपास छाए सन्नाटे को देखकर छोटू के चेहरे पर हंसी आने लगी। लेकिन जैसे ही छोटू को यकीन हो गया कि वो तकनीक उसे मिल गई थी, तभी पास से एक आवाज सुनाई पड़ी, 38 लाख निर्वाण गोलियां। ये बोली सुनते ही पूरे मैदान में हलचल मचने लगी। जब लोगों को पता चला कि वो बोली किसने लगाई थी तो उनके चेहरों का रंग बदलने लगा। सभी को छोटू के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि जिस आदमी ने उसके खिलाफ बोली लगाई थी वो कोई और नहीं बल्कि वायु बादल साम्राज्य का कावा था। इससे साफ हो गया था कि एक बार फिर कावा छोटू के साथ खेलना चाहता था। भीड़ के सामने छोटू के चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखी और उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, 40 लाख निर्वाण गोलियां। पर तभी कावा ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, 45 लाख निर्वाण गोलियां। इस बोली को सुनते ही पूरे मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर कोई ये समझ रहा था कि इस तरह खेले जाने पर छोटू को कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। इस ख्याल के साथ ही सभी की नजरें छोटू की तरफ हुई। पर जो बात सभी को हैरान कर रही थी वो ये थी कि छोटू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तभी छोटू ने आ भरते हुए झूठ मूठ की मजबूरी के साथ कहा, अब जो कि तुम्हें ये युद्ध तकनीक इतनी बुरी तरह चाहिए ही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ले लो इसे। वैसे भी मैं तो सिर्फ मजे के लिए बोली लगा रहा था। छोटू की बात सुनते ही पूरे मैदान में हंगामा मच गया। जिन लोगों को एक पल पहले छोटू के लिए बुरा लग रहा था उन्हें समझ आ गया कि छोटू ने क्या किया था। असल में इस बार छोटू ने कावा के साथ खेल खेल लिया था। वहीं कावा के चेहरे की शैतानी हंसी धीरे धीरे गायब होने लगी, जिसके बाद उसने खूंखार अंदाज में छोटू की तरफ देख कर कहा, अच्छी चाल थी, काफी हिम्मत है तुझमें। जाहिर सी बात थी कि उसने कभी नहीं सोचा था कि छोटू उसके साथ ऐसा खेल खेल सकता था। वहीं छोटू तो अपनी कुर्सी से टिक कर बैठ गया और जक्कार के होने की वजह से कावा को अपना गुस्सा निगलना पड़ा। फिर उसने तुरंत एक पोटली बाहर निकाली और उसे मंच पर खड़े जक्कार की तरफ फेंक दिया। इतनी बड़ी रकम चुकाना, वो भी उस तकनीक के लिए जो उसे चाहिए भी नहीं थी, ये बात वाकई कावा को बहुत ज्यादा नाराज कर चुकी थी। और तो और अब उसे भी डर लगने लगा था कि कहीं आने वाली बोलियों में बाकी महान साम्राज्य उस पर हावी ना हो जाएं।
इस दौरान जक्कार ने भी चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ छोटू की तरफ देखा। मैदान में बैठे बहुत से लोगों की नजरें छोटू पर हो गई थीं। वायु बादल साम्राज्य गजरत शहर का सबसे बड़ा साम्राज्य था और सभी के सामने उन्हें इस तरह बेइज्जत करना मौत को बुलावा देने के बराबर था। लेकिन छोटू को तो ऐसा करने में जरा भी झिझक नहीं हुई थी। इस दिलचस्प वाकये के बाद नीलामी जारी रही। आखिर में महज 2 रोशनियां बच गई थीं। तभी जक्कार ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक लाल रंग की रोशनी को पकड़ा, जो देखते ही देखते बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। वो रोशनी पूरे मंच को घेरने में कामयाब रही थी और जब उसकी चमक कम हुई तो लोगों को दिखा कि वो असल में एक सफेद रंग के तिलस्मी जानवर की लाश थी। वो तिलस्मी जानवर देखने में बड़ा ही अजीब था, क्योंकि वो था एक प्राचीन सांड जो सफेद रंग का था और साथ ही उसकी सिर्फ एक टांग थी। इसके बावजूद उसके शरीर से ऐसी प्राचीन शक्तियां महसूस की जा सकती थी, जिसे महसूस कर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। छोटू भी हैरत भरी निगाहों के साथ उस प्राचीन सांड की लाश को ही देखता जा रहा था। तभी उसके बगल में बैठे ध्रुव शौर्य का मुंह एक पल के लिए खुला का खुला रह गया, जिसके बाद उसने आह भरते हुए कहा, प्राचीन दिव्य सांड, ये नीलामी तो गजब है। छोटू, अगर तू गौर से इसे महसूस करेगा तो तुझे समझ में आएगा कि इस सांड की लाश में अभी तक इसका प्राचीन मूल खून बह रहा है। अगर तू इस मूल खून का इस्तेमाल प्राचीन मगरमच्छ को बुलाने में करेगा, तब तो वो मगरमच्छ इतना ताकतवर हो जाएगा कि पूरे वायु बादल साम्राज्य को अकेले ही संभाल लेगा। जब छोटू ने ध्रुव की वो बात सुनी तो उसकी आंखों में एक झटके में चमक दिखने लगी। वो पहले ही प्राचीन मूल खून खर्च कर चुका था, इसलिए अब उसके पास प्राचीन मगरमच्छ को बुलाने का कोई तरीका नहीं बचा था। लेकिन अब जो कि उसे प्राचीन दिव्य सांड की लाश नजर आई थी, तो उसके मूल खून से वो एक बार फिर अपना हुक्म का इक्का तैयार कर सकता था। इस दौरान उस बड़े से सांड की लाश मंच पर पड़ी रही, जिसमें से प्राचीन शक्तियां महसूस की जा सकती थी। उस नजारे को देखकर बहुत से लोगों के चेहरों का रंग बदलने लगा। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जब मरे हुए सांड में इतनी ताकत थी, तब जिंदा सांड तो न जाने किस कदर ताकतवर होता। इतने में लोगों के रुझान को देखकर जक्कार ने सभी को बताना शुरू किया, प्राचीन दिव्य सांड एक रहस्यमयी प्राचीन तिलिस्मी जानवर है। इस सांड की लाश में उसका प्राचीन मूल खून बह रहा है, जिसका इस्तेमाल कोई अपने शरीर को ट्रेन करने के लिए कर सकता है, बल्कि अगर कोई चाहे तो इस लाश की मदद से एक ताकतवर पुतला भी तैयार कर सकता है। इस अनमोल चीज की शुरुआती बोली है 40 लाख निर्वाण गोलियां। जैसे ही उस लाश की कीमत लोगों के कानों में पड़ी तो मैदान का ज्यादातर हिस्सा खामोश हो गया। इतनी बड़ी रकम तो महान साम्राज्यों के लिए भी ज्यादा थी। अगर बात किसी आत्मश्रेणी की तकनीक की होती तो शायद लोग मजबूरी में दांत पीसते हुए बोली लगा देते, लेकिन इतनी बड़ी रकम एक लाश के लिए चुकाना किसी को भी सही नहीं लग रहा था। इस दौरान छोटू ने भी चेहरे पर परेशानी के साथ कहा, 40 लाख की रकम है तो बहुत बड़ी। पर तभी ध्रुव शौर्य ने हंसते हुए कहा, मेरी नजर में तो ये रकम ठीक ठाक है। इस प्राचीन दिव्य सांड का शरीर बेहद ताकतवर होता है छोटू। एक बार तू इसमें से मूल खून बाहर निकाल ले तो तू इस सांड की लाश का इस्तेमाल कर अपने लिए एक जिंदा वली रूहानी पुतला भी तैयार कर सकता है। जरा सोच, तब ये तेरे कितने काम आ जाएगा। जब छोटू ने सुना कि मूल खून के अलावा उस लाश से रूहानी पुतला भी तैयार किया जा सकता था, तो वो चैन की सांस लेने लगा। वो समझ गया था कि उसे वो बोली लगानी थी ताकि वो इस अनमोल चीज को हासिल कर सके। 100 साम्राज्यों की जंग कुछ वक्त में शुरू होने वाली थी और उस जगह पर इतने सारे ताकतवर योद्धा होंगे, इसका अंदाजा छोटू को भी नहीं था। ऐसे में वो ये दावा तो हरगिज नहीं कर सकता था कि उसके सभी हुक्म के वहां के लिए काफी होते। इसलिए अगर वो इस प्राचीन दिव्य सांड की लाश को हासिल कर पाता तो ये उसके बहुत काम आती। आसपास बातें होती रहीं, यहां तक कि खुद महान साम्राज्य मंच पर पड़ी उस लाश को देख रहे थे। वैसे तो सभी को वो लाश बहुत खास लग रही थी, लेकिन कोई भी उसके लिए इतनी बड़ी रकम चुकाने को तैयार नहीं था। जब लोगों के इस अंदाज को जक्कार ने देखा तो उसने कुछ भी कहकर किसी का मन नहीं बदला। आखिर वो भी जानता था कि ऐसी लाश सिर्फ उन दलों के काम आती थी जो इसके जरिए रूहानी पुतला बनाना जानते थे। पर यहाँ पर शायद ही कोई ऐसी कला जानता था, इसलिए वो नीलामी खाली जाने वाली थी। उस जगह की खामोशी कुछ देर के लिए बरकरार रही, पर तभी एक आवाज ने सभी को हैरान करते हुए कहा, 41 लाख निर्वाण गोलियां। यह आवाज आई थी एक महान साम्राज्य से, जिसके बोली लगाने वाले ने अपनी मुट्ठी कस ली थी। इससे साफ हो गया था कि उसने कितनी मुश्किल से बोली लगाने का फैसला किया था। और जब सभी को लगा कि वो लाश उस आदमी को बिकने वाली थी, तभी पीछे से एक लड़के की आवाज सुनाई दी, 45 लाख निर्वाण गोलियां। अब तक लोग इस आवाज से वाकिफ हो गए थे, इसलिए सभी ने सीधे छोटू की तरफ देखा। एक बार फिर छोटू की इस बोली ने सभी को हैरान कर दिया था और कोई समझ नहीं पाया कि आखिर छोटू करना क्या चाहता था। पर छोटू ने तो सभी को नजरअंदाज कर अपना ध्यान वायु बादल साम्राज्य के कावा की तरफ किया। इस दौरान छोटू के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर लोगों में बातें होने लगी। क्या ये लड़का फिर एक बार वायु बादल साम्राज्य के साथ खेल खेलना चाहता है? इसके साथ ही सभी कावा की तरफ देखने लगे, जिसके चेहरे पर अजीब सा भाव नजर आ रहा था। अगर छोटू ने इससे पहले उसके साथ खेल नहीं खेला होता तो कावा जरूर आगे आकर छोटू के लिए कीमत बढ़ा देता।
पर अब जो कि वो दूध से जल चुका था, इसलिए वो फूक फूक कर छाछ पीना चाहता था। उसे डर था कि कहीं छोटू एक बार फिर उसके साथ खेल ना खेल जाए। वहीं कावा के बगल में बैठे मंगल के चेहरे पर भी परेशानी थी, जिसके साथ उसने कावा से कहा, कावा, मेरे ख्याल से हमें इस लाश को भूल जाना चाहिए। इस नीलामी की सबसे खास चीज इसके बाद आने वाली है, इसलिए इस चीज पर इतनी बड़ी रकम चुकाना सही नहीं होगा। एक बार हम वो क्लास 5 का आत्माई खजाना हासिल कर लें, तब हम इस लड़के की मौत से भी बदतर हालत कर देंगे। उसकी बात पर हामी भरते हुए कावा ने अपनी नजरें छोटू से अलग की। इस दौरान सभी समझ गए थे कि कावा छोटू की पिछली हरकत से काफी सहम गया था। तो क्या छोटू प्राचीन दिव्य सांड की लाश हासिल करने में होगा कामयाब, और कैसे रोक पाएगा वो वायु बादल साम्राज्य को क्लास 5 का आत्माई खजाना हासिल करने से? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जिस आदमी ने 41 लाख निर्वाण गोलियों की बोली लगाई थी, वो बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ जब छोटू ने बोली बढ़ा दी, बल्कि वो आदमी तो चैन की सांस लेने लगा और चुपचाप पीछे हट गया। पिछली बोली लगाने पर उसकी सारी हिम्मत खत्म हो गई थी और ये साफ हो गया था कि वो और निर्वाण गोलियां नहीं इस्तेमाल कर सकता था। वहीं उस आदमी को देखते हुए छोटू ने चैन की सांस ली, क्योंकि उसके पास फिलहाल कुल मिलाकर 40 से 50 लाख निर्वाण गोलियां ही थी। इसमें से ज्यादातर गोलियां तो निंजा ने अमानत के साथ हासिल की थी, और वैसे तो छोटू के पास जादुई गोलियां थी जो निर्वाण गोलियों से भी ज्यादा बेशकीमती थी, पर वो उनका इस्तेमाल नीलाम होने वाली आखिरी चीज के लिए करना चाहता था, जो थी क्लास 5 का आत्माई खजाना। नीलामी के मैदान में आसपास बातें होने लगी और छोटू बेचैन होकर इंतजार करने लगा कि उस सांड की लाश की नीलामी जल्द खत्म हो, लेकिन बोली लगाने कोई भी आगे नहीं आया, जिसे देखकर मंच पर खड़े जक्कार ने एक बार फिर छोटू की तरफ देखा। जक्कार के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जिसके साथ ही उसने खुद से कहा, इस लड़के की नजर काफी पैनी है, ये अपनी उम्र से बहुत ज्यादा जानकारी रखता है। यहाँ बैठा कोई भी इंसान इस प्राचीन सांड की लाश की अहमियत नहीं समझता, लेकिन इस लड़के ने तो इसे समझकर इसे हासिल कर लिया। इतना सोचकर जक्कार ने उस लाश को दोबारा एक रोशनी में बदल दिया, जिसके बाद उसने वो रोशनी छोटू की तरफ फेंकनी शुरू की। इस दौरान छोटू ने भी बड़ी मुश्किल से दिल पर पत्थर रखकर एक पोटली बाहर निकाली और उसे जक्कार की तरफ फेंक दिया। इस वक्त जब वो प्राचीन सांड की लाश वाली रोशनी छोटू के पास आ गई, तो उसके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। ये देखकर दूर बैठे कावा के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा, क्योंकि छोटू ने एक बार फिर उसे बेवकूफ बना दिया था। वहीं थोड़ी दूर बैठे मौली और बाकी लोग बड़ी दिलचस्पी से नजारा देखते रहे। खास तौर पर कावा के चेहरे की नाराजगी देखकर वो भी बहुत खुश हो रहे थे। मंच पर खड़े जक्कार ने जैसे ही वो पोटली हासिल की, तो वो उसे गौर से देखने लगा। फिर उसने चुपचाप वो पोटली अपने पास रख ली। ऐसा करते ही जक्कार गौर से छोटू और उसके साथियों को देखने लगा। वो जानता था कि तीनों किसी महान साम्राज्य से नहीं आए थे, लेकिन अगर बात ताकत और हिम्मत की हो तो उनके सामने महान साम्राज्य के योद्धा भी कमजोर पड़ जाते थे। इस नीलामी के बाद एक बार फिर पूरे मैदान में हंगामा मचने लगा। लोगों की आंखों में आग जलती दिख रही थी, जिसके साथ वो मंच की तरफ देखते जा रहे थे। सभी देख पा रहे थे कि अब मंच पर सिर्फ एक रोशनी बची थी, जो पर्पल रंग की थी। ये वही रोशनी थी जिसके आसपास खास शक्तियां मंडरा रही थी, और जो इस नीलामी में बिकने वाली सबसे अनोखी चीज थी, वो थी क्लास 5 का आत्माई खजाना। लोगों के चेहरों पर दिखती बेचैनी को देखकर जक्कार के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दिखने लगी। ऐसा खजाना उसकी नजरों में भी काफी अनोखा था। तभी उसने आखिरी रोशनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद सभी लोग समझ गए होंगे कि नीलामी में बची आखिरी चीज क्या होगी। फिर भी मैं बता दूं, अब नीलामी में बारी आई है क्लास 5 के आत्माई खजाने की। इस दौरान चारों तरफ हंगामा मच गया था और महान साम्राज्य के लोग अपनी अपनी जगहों से खड़े हो गए थे। इतने में वो पर्पल रंग की रोशनी जक्कार के हाथों में आई, जहां आते ही उसकी चमक कमजोर पड़ने लगी। आखिर में रोशनी के गायब होने पर सभी को नजर आने लगा कि वो चीज आखिर थी क्या। गौर से देखने पर लोगों ने देखा कि वो असल में काले रंग के लोहे की एक सील थी, जो बहुत प्राचीन लग रही थी। उस सील के आसपास बहुत सी रहस्यमयी लकीरें बनी हुई थी, और साथ ही उसके ऊपर काले रंग का एक ड्रैगन बना हुआ था। उस ड्रैगन की नजर आसमान की तरफ थी, और वो देखने में बड़ा ही खूंखार लग रहा था। तभी मंच पर खड़े जक्कार ने मैदान में मौजूद सभी को बताया, यह है नीलामी की आखिरी चीज, वही क्लास 5 का आत्माई खजाना, जिसके लिए ज्यादातर लोग यहाँ आए हैं। इसका नाम है आसमानी ब्लैक ड्रैगन सील। देखा जाए तो वो काले रंग की सील किसी के हाथ के बराबर थी, और वो अजीबोगरीब अंदाज में चमक रही थी। सभी की नजरें इस वक्त उस ड्रैगन सील पर ही अटकी हुई थी, जिसे हर कोई हासिल करने के लिए बेकरार हो रहा था। इस दौरान छोटू की नजर भी उस काले रंग की सील पर ही थी, जिसके अंदर से वो बेनता खतरनाक शक्तियां महसूस कर पा रहा था। वहीं सामने बैठे चारों महान साम्राज्यों के लीडर्स के चेहरे तक लालच से भरे नजर आने लगे। फिर जक्कार ने ज्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे उस खास चीज की बोली लगानी शुरू की। आसमानी ब्लैक ड्रैगन सील, शुरुआती बोली 80 लाख निर्वाण गोलियां। 80 लाख निर्वाण गोलियां।
एक बहुत ही बड़ी रकम होती थी। पर इस कीमत के बावजूद मैदान में बैठे लोग इसे सुनकर हैरान नहीं हुए। सभी को क्लास 5 के आत्माई खजाने का वो दाम वाजिब लग रहा था। इस दौरान छोटू समझ रहा था कि बहुत जल्द महान साम्राज्यों की बोली शुरू होने वाली थी। चाहे लोगों को इस कीमत से हैरानी नहीं हुई थी, पर इस चीज की बोली लगाने के काबिल मैदान में बैठे महज 10% लोग थे। तभी महान साम्राज्यों में वायु बादल साम्राज्य के कावा ने सबसे पहले बोली लगाते हुए कहा, 85 लाख गोलियां। उसके इस अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी कीमत पर उस सील को हासिल करना चाहता था। तभी चंद्रमणि साम्राज्य के मौली ने हंसते हुए कहा, 90 लाख निर्वाण गोलियां। मौली की आवाज सुनते ही कावा के चेहरे पर खौफनाक झलक दिखने लगी, जिसके साथ उसने पलटकर मौली की तरफ देखा। पर मौली तो उसे देखकर मुस्कुराता रहा और उसने कावा की नाराजगी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तभी लिहाज साम्राज्य के लीडर ने आगे आकर कहा, अब जो कि तुम दोनों ने जंग छेड़ी दी है बोलियों की, तो हमारा लिहाज साम्राज्य भी पीछे कैसे रह सकता है। 95 लाख निर्वाण गोलियां। इस दौरान मैदान में बैठे सभी लोगों के मुंह इतनी बड़ी रकम को सुनकर खुले के खुले रह गए थे। सभी जानते थे कि इतनी बड़ी बोली तो सिर्फ महान साम्राज्य ही लगा सकते थे। वहीं छोटू चुपचाप बोलियों की ये जंग देखता गया और उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी आं भरने लगा था, क्योंकि 95 लाख निर्वाण गोलियां तो पूरे गालवान साम्राज्य के पास भी नहीं थी। आखिर में इस बोलियों की जंग में वन साम्राज्य का लीडर भी शामिल हुआ और उसने अपनी कीमत बताई, 1 करोड़ निर्वाण गोलियां। जैसे ही बोली 1 करोड़ पर पहुंची तो कावा के चेहरे की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। वो बेरहमी से खड़ा हुआ और उसने मौली और बाकियों की तरफ देखकर गुरूर भरी आवाज में कहा, मेरे पास तुम लोगों के साथ खेलने का वक्त नहीं है। मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे साम्राज्यों के पास कितनी दौलत है। मौली, तुम्हारे चंद्रमणि साम्राज्य के पास ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़ निर्वाण गोलियां हैं। रही बात वन साम्राज्य और लिहाज साम्राज्य की, तो तुम दोनों के पास भी लगभग इतनी ही गोलियां हैं। मैंने ठीक कहा ना? ये सवाल करते हुए वो तीनों साम्राज्यों के लीडर्स को देखने लगा, जिनके चेहरों का रंग पूरी तरह बदल गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कावा को इतनी खुफिया जानकारी मिल कैसे गई। तभी मुफान ने हल्की खींच के साथ कावा से कहा, लगता है कि तुमने हमारे साम्राज्यों के कुछ लोगों को पैसे खिलाकर अपनी तरफ कर लिया है। इस पर कावा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने आंखों में गुरूर के साथ मंच पर खड़े ज़क्कार से कहा, अब जो कि मुझे इन तीनों महान साम्राज्यों की हदें पता है, इसलिए बोलियों की इस जंग को ज्यादा खींचने का कोई तुक नहीं बनता। यही वजह है कि मैं इस क्लास 5 के आत्माई खजाने के लिए 1 करोड़ 70 लाख निर्वाण गोलियों की बोली लगाता हूं। कावा की आवाज किसी खतरनाक तूफान की तरह उस मैदान में फैल गई, जिसमें हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी कि कावा एक झटके में बोली 70 लाख गोलियों से बढ़ा देगा। इस तरह हर कोई समझ गया था कि कावा ने एक ऐसी बोली लगाई थी जो बाकी तीनों महान साम्राज्यों की पहुंच से बाहर थी। इस बात के चलते पूरे मैदान में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर कोई ये जंग देख रहा था, जहां ताकत की नहीं बल्कि दौलत की टक्कर हो रही थी। वहीं इस वक्त मौली के चेहरे का रंग भी पूरी तरह से बदल चुका था। किस साम्राज्य के पास कितनी गोलियां थीं, ये नीलामी के वक्त सबसे जरूरी जानकारी थी। इसलिए मौली ने नहीं सोचा था कि कावा ऐसी खुफिया जानकारी भी हासिल कर सकता था। इस दौरान तीनों साम्राज्यों के लीडर्स के चेहरों को देखकर कावा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो देख रहा था कि किसी ने भी कुछ नहीं कहा, जिसके चलते उसने एक दफा और ज़क्कार की तरफ देखकर कहा, ज़क्कार जी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ मौजूद लोगों में ऐसा कोई होगा जो मुझसे ऊंची बोली लगाने की हैसियत रखता है। इसलिए ऐलान कर दीजिए और ये बेशकीमती क्लास 5 का आत्माई खजाना हमारे वायु बादल साम्राज्य के नाम कर दीजिए। उसकी बात सुनते ही मौली गुस्से में अपनी मुट्ठी कसने लगा, लेकिन वो मजबूरी में कुछ और नहीं कह पाया। ज़क्कार इस वक्त शांत था और अपनी नजरें पूरे मैदान में घुमाने लगा। फिर वो जैसे ही सन्नाटे को तोड़ते हुए नीलामी जीतने वाले का ऐलान करने वाला था, तभी उसे छोटू अपनी जगह से खड़ा होता हुआ दिखा। छोटू के खड़े होते ही आसपास के लोग हैरानी में एक दूसरे से बातें करने लगे। इस हलचल को देखकर कावा के चेहरे की मुस्कान कम होने लगी और उसने तुरंत पलटकर छोटू की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम भी बोलियों की इस जंग में शामिल होना चाहते हो? मेरे ख्याल से तुम्हारे जैसे कमजोर साम्राज्य से आए योद्धा के पास निर्वाण गोलियों की इतनी बड़ी रकम तो हो ही नहीं सकती। हर किसी की नजर छोटू पर थी, क्योंकि अंदर ही अंदर सभी को लग रहा था कि शायद छोटू के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। जाहिर सी बात थी कि इतनी बड़ी रकम तो खुद महान साम्राज्यों के पास भी नहीं थी। फिर छोटू के पास इतनी निर्वाण गोलियां होना तो तकरीबन नामुमकिन था। तभी छोटू ने मुस्कुराकर कावा को जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, मेरे पास इतनी सारी निर्वाण गोलियां तो हरगिज नहीं है। जैसे कावा ने छोटू की बात सुनी तो उसके चेहरे पर खूंखार इरादा झलकने लगा और उसने छोटू का मजाक बनाते हुए कहा, ध्रुव रायज़ादा, तुम्हें क्या लगता है कि ये नीलामी की जगह कोई मजाक है? देखो, अगर तुम यूं ही सभी का वक्त बर्बाद करते रहे तो शायद तुम्हें 100 साम्राज्यों की जंग से भी भगा दिया जाएगा।
वो अलग बात है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम तब तक जिंदा ही नहीं रहने वाले हो। इस दौरान ज़क्कार के चेहरे पर भी हल्की नाराजगी थी, जिसके साथ उसने छोटू की तरफ देखकर कहा, देखो लड़के, अगर तुम्हारे पास बढ़ाने के लिए निर्वाण गोलियां नहीं है तो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ। अगर तुमने दोबारा इस तरह वक्त बर्बाद किया तो हम तुम्हें नीलामी से भगा देंगे। वहीं उसकी धमकी पर छोटू ने अपने हाथ जोड़कर बड़ी इज्जत के साथ जवाब दिया, देखिए ज़क्कार जी, मैंने किसी का वक्त बर्बाद नहीं किया है। मैंने ये कहा है कि मेरे पास इतनी निर्वाण गोलियां नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसी खास चीजें हैं जो ढेर सारी निर्वाण गोलियों की बराबरी कर सकती हैं, और शायद मेरे पास जो चीजें हैं उसे हासिल करने में यहाँ मौजूद बहुत से लोगों की दिलचस्पी होगी। ये देखिए। इतना कहकर छोटू ने तुरंत अपने पास से 3 चांदी के रंग की गोलियां बाहर निकाली, जिनकी खुशबू एक झटके में पूरे मैदान में फैल गई। इस खुशबू को महसूस करते ही लोगों के चेहरों का रंग बदलने लगा। तभी ज़क्कार की आंखों में भी चमक आते देख छोटू ने मुस्कुराहट के साथ कहा, यह है पड़ाव पार करने वाली गोली। इसके इस्तेमाल से कोई निर्वाण बड़ी आसानी से पड़ाव पार कर सकता है। दरअसल छोटू ने प्राचीन खजाने के कमरे से बहुत सी अनमोल गोलियां हासिल की थी, इसलिए उसके पास कुल मिलाकर पड़ाव पार करने वाली 5 गोलियां थी। उसमें से एक उसने खुद के लिए और एक निंजा के लिए अलग कर ली थी। वैसे भी इस गोली को एक बार ही खाया जा सकता था, इसलिए बाकी गोलियां छोटू के किसी काम नहीं आती। यही वजह थी कि इस पल उसने इसके बदले क्लास 5 का आत्माई खजाना हासिल करने की कोशिश की। वहीं पड़ाव पार करने वाली गोली का नाम सुनते ही चारों महान साम्राज्य के योद्धाओं के चेहरों पर हैरानी दिखने लगी। किसी ने नहीं सोचा था कि छोटू के पास ऐसी अनोखी गोली भी हो सकती थी। इतने में छोटू ने भी सभी की तरफ देखकर कहा, मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि मैं ये तीनों पड़ाव पार करने वाली गोलियां बेचना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ तब जब इसके बदले में मुझे वाजिब दाम मिले, और मेरे हिसाब से ये वाजिब दाम होगा 1,70,00,000 निर्वाण गोलियों से ज्यादा। छोटू की बात सुनते ही पूरे मैदान में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। देखा जाए तो कोई पड़ाव पार करने वाली गोली किसी क्लास 5 के आत्माई खजाने जितनी ही खास होती थी। योद्धा इस गोली को तलाशते रहते थे, मगर ऐसी गोलियां कहीं नहीं मिलती थी। ऐसे में एक गोली के लिए 50 लाख निर्वाण गोलियों से ज्यादा कीमत मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं था। ज्यादातर महान साम्राज्यों की आंखों में दिलचस्पी नजर आने लगी। वो लोग क्लास 5 के आत्माई खजाने के लिए तो नहीं लड़ पाए थे, लेकिन वो इस पड़ाव पार करने वाली गोली को तो हासिल कर ही सकते थे। जिस दौरान ऐसे साम्राज्य बोली लगाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही सभी के चेहरे पर नाराजगी नजर आने लगी। वो लोग उस आवाज वाले को खरी खोटी सुनाने ही वाले थे कि तभी उन्हें पता चला कि असल में वो बोली मंच के ऊपर से आई थी। इस बात के एहसास से हर कोई खामोश हो गया, क्योंकि छोटू की गोलियों के लिए बोली खुद नीलामी करा रहे ज़क्कार ने लगाई थी। ध्रुव रायज़ादा, बाहरी दुनिया की नीलामियों में पड़ाव पार करने वाली गोली की कीमत 60 लाख निर्वाण गोलियां होती हैं। अगर तुम ये तीनों गोलियां मुझे दे देते हो तो मैं इसके बदले तुम्हें 2,40,00,000 निर्वाण गोलियां पकड़ा सकता हूं। मतलब एक गोली के बदले 80 लाख निर्वाण गोलियां। इस वक्त मैदान में मौजूद हर किसी की नजर ज़क्कार की तरफ हो गई थी। वैसे तो हर कोई इस पड़ाव पार करने वाली गोली को हासिल करना चाहता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि गजरत शहर का रखवाला महान दल से आने वाला ज़क्कार तक इसे हासिल करना चाहेगा। वहीं काबा, मौली और बाकियों के चेहरों पर भी अफसोस और नाराजगी थी। अब जो कि ज़क्कार ने अपनी बात कह दी थी, इसलिए चाहे किसी के पास उतनी रकम चुकाने की कुवत हो या ना हो, कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आखिर में पूरे गजरत शहर की सबसे बड़ी हस्ती ज़क्कार ही था, क्योंकि वो महान दल से आता था और किसी महान दल के सामने महान साम्राज्य बच्चों जैसे थे। लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी तो काबा के चेहरे पर थी। वो जानता था कि बाकियों ने अगर छोटू की वो गोलियां खरीद ली तो छोटू उसके खिलाफ बोली लगाने के काबिल हो जाता। इस वजह से मैदान में हंगामा मच गया और बहुत से लोग इस बात से नाखुश दिखने लगे कि ज़क्कार ने खुद तीनों गोलियों की बोली लगा दी थी, पर कोई भी ज़क्कार से कुछ नहीं कह सका और ज्यादातर लोग तो उसके जितनी बोली लगा ही नहीं सकते थे। इस हंगामे के बीच छोटू ने भी अपनी हैरानी को काबू किया और वो ज़क्कार को देखकर मुस्कुराने लगा। फिर एक पल बाद उसने अपने हाथ जोड़कर सभी से कहा, अब जो कि ज़क्कार जी ने खुद बोली लगाई है तो मैं कैसे उन्हें मना कर सकता हूँ। वो तो अगर हम ऐसी मुश्किल जगह पर नहीं होते तो सच कहूं तो ये गोलियां यूं ही ज़क्कार जी को देने में मुझे कोई हर्ज नहीं होता। तो क्या वायु बादल साम्राज्य की नाक के नीचे से छीन पाएगा छोटू उनसे क्लास 5 का आत्माई खजाना? और क्या होगा जब नीलामी होगी खत्म? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा।